हेलो बच्चों, तो लास्ट के 2 लेक्चर में मैंने आपको लेंज एंड फैराडे का कंसेप्ट समझाया था। लेंज एंड फैराडे दोनों का ही कंसेप्ट लूप पे बेस्ड होता है। जब तक लूप से फ्लक्स ना चेंज हो, इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा, है ना। फैराडे क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, अरे भाई मैग्नेटिक फ्लक्स लूप से लिखेगा ना यार, ये देख ये लूप है, यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा, फाई इज इक्वल टू होगा बी डॉट ए। एक रॉड से एक लाइन से फ्लक्स पास नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास एरिया नहीं होता है। फ्लक्स कहां से पास करेगा सर? फ्लक्स पास करने के लिए एरिया चाहिए, और अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ तभी इंड्यूस होगा जब फ्लक्स चेंज हो रहा हो, एंड रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द बैटरी। अब ईएमएफ बटा रेसिस्टेंस कर दोगे तो करंट आ जाएगा। और आपने पढ़ा है, लोहा हो, लकड़ी हो, प्लास्टिक हो, टूटा हुआ तार हो, इंड्यूस ईएमएफ तो सब में ही होता है। ईएमएफ इंड्यूस कराने के लिए जरूरी नहीं है कि जो हमने लूप लिया, हां लूप लेना जरूरी है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो लूप लिया वो कंडक्टिंग लूप हो, नॉन कंडक्टिंग लूप हो, लोहा हो, लकड़ी हो, प्लास्टिक हो, टूटा हुआ तार हो, ये ब्रेक हो यहां से, तो भी इसमें इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा। लेकिन करंट तभी फ्लो करेगा जब कंडक्टिंग हो, ठीक है। तो लेंज लॉ क्या बताता है? इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। फैराडे क्या बताता है? इंड्यूस करंट का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, दोनों ही बताता है, ठीक है ना। चलिए, तो हम रेल प्रॉब्लम पे थे। रेल प्रॉब्लम में एक फिक्स्ड यू सेफ का वायर लिया था, वहां से मैग्नेटिक फ्लक्स आपकी तरफ पास कर रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स आपकी तरफ पास कर रहा था। जैसे ही मैंने रॉड को v वेलोसिटी से मूव कराया, इसका एरिया चेंज हुआ, और एरिया चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा। किस तरह का फ्लक्स चेंज होगा बेटा? क्रॉस वाला। अरे भाई साहब, अंदर की तरफ जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगा, क्योंकि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। क्रॉस बढ़ने से डॉट बनता है, डॉट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज करंट इसमें प्रोड्यूस होगा, इस पूरे लूप में। कहां है लूप? ये रहा। क्या है ये? क्या है भाई? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? लूप ही तो है रामलाल, ये लूप ही तो है साहब। हाँ लूप है। तो जैसे इस लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, वैसे इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी? तो ईएमएफ हो जाएगा सर रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। फाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे? बड़ा आसान है, मैग्नेटिक फील्ड बी रहा इंटू एरिया एल इंटू एक्स एरिया। बी एल एक्स फ्लक्स होगा, बी एल कॉन्स्टेंट है, जब फ्लक्स को डिफरेंशिएट करो तो dx by dt v हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस x इज वेलोसिटी। तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा BLV। बहुत इंपॉर्टेंट है ईएमआई में रेल प्रॉब्लम। करंट कितना फ्लो करेगा? अरे बहुत आसान है, ईएमएफ बटा रेजिस्टेंस करंट होता है तो BLV by R हो जाएगा। अब ये करंट कैरिंग वायर बन जाएगा, और करंट का डायरेक्शन अभी अभी आपने बताया था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो करंट कैरिंग वायर अब मैग्नेटिक फील्ड में होने की वजह से इस पे क्या लगेगा? फोर्स। और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? याद है हमने देखा, बिल बिल बिल। अब यहां पे अपने को बी और एल तो देखो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ है, करंट का वैल्यू हम यहां से रख देंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। तो इतना फोर्स लगने की वजह से रॉड की जो वी वेलोसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूं रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी चलता रहे, तो इस पे एक्सटर्नल सारी बातें कर चुके हम, बी स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, इतना एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा। तो पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा? पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स, सवाल भी कर लिया था इस पे हमने, एफ डॉट वी। तो v से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। एम आर स्टार कुछ नहीं है, एक छोटी सी सोच है। अब छोटी सी सोच या तो मैं पूरा पढ़ा के खत्म करके आगे निकल जाऊं, या एक छोटी सी सोच का तुम्हें फील दिला दूं, मोक्ष मिल जाएगा तुम्हें। क्या बताऊं? देख, ईएमएफ BLV, और करंट में क्या हुआ? एक रेजिस्टेंस से भाग दिया, ठीक है, करंट से रेजिस्टेंस से भाग दिया। उसके बाद ऊपर वाला जो टर्म है दोनों में स्क्वायर हो गया। देखो जैसे फोर्स निकाला तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर, भी में स्क्वायर मत कर अभी, क्योंकि जब पावर निकालेगा तो वी से मल्टीप्लाई करेगा। तो देख बी स्क्वायर, देख BLV, तो BLV ईएमएफ, BLV बाई आर करंट, बी स्क्वायर एल स्क्वायर, अभी वी रहने दे, बटा आर फोर्स हो जाएगा, और बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बटा आर क्या हो जाएगा? पावर, है ना। और तो कभी भी तुम्हें डाउट होना तो सबसे लास्ट में पावर निकाला, और सबसे लास्ट में सब ऊपर में तीनों ही टर्म पे क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। और पावर इज इक्वल टू क्या था? एफ डॉट वी। तो बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है, सर ने 2 में तो पावर लगाया था, मैं किस में लगाऊं? तो वेलोसिटी में मत लगा, क्योंकि पावर निकालते समय फोर्स में वेलोसिटी में स्क्वायर मत करो, क्योंकि पावर में
पावर निकालने के लिए फोर्स को v से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप स्क्वायर हो जाएगा। समझ आए कहानी? चलो, इसमें कई सारे हम सवाल भी कर चुके थे, लेकिन एक समस्या था। जो इंड्यूस ईएमएफ है इस पूरे लूप में हुआ है, पूरे लूप में हुआ है। ये कौन कह रहा है? फैराडे। सिर्फ लूप में हुआ है या रॉड में हुआ है? रामलाल, तो एरिया किसका लिया बोल? तो एरिया किसका लिया था? लास्ट लेक्चर में सब कुछ डिस्कस हो चुका है सर। एरिया हमने लिया था लूप का, और लूप का एरिया लिख के फ्लक्स किस में लिखा था? पूरे लूप में। तो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स किस में हो रहा है? लूप में। तो बैटरी कहां इंड्यूस हुआ है? लूप में। लेकिन साहब हॉल अलग ही कहानी कहता है। हॉल कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मान रहा, मैं नहीं मान रहा, ये फ्लक्स कुछ नहीं होता है, मैं नहीं मान रहा। असल में बैटरी इंड्यूस सिर्फ इस रॉड में हुआ है। ये पूरी चर्चा हम लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। पूरी दुनिया हॉल को पागल समझती थी, लेकिन हॉल ने अपने नाम से ही एक नया इफेक्ट बनाया जिसको हम कहते हैं हॉल इफेक्ट, या मोशनल ईएमएफ के नाम से जानते हैं। मोशनल ईएमएफ मतलब रॉड के मोशन की वजह से इसमें इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। लेकिन रॉड तो एक लाइन है, फ्लक्स तो होगा नहीं। तो हॉल कहता है कोई जरूरत नहीं है फ्लक्स की, आओ आओ, ये जो तुम्हारा बीएलवी था, क्या था? बीएलवी था। इसके लिए क्या किया हमने? फ्लक्स लिखा, फ्लक्स इसमें लिखा, एरिया लिया, उसमें फ्लक्स लिखा, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिखा, तो ईएमएफ आया लूप में। हॉल कहता ना, जो बीएलवी आया है ना, वो रॉड की वजह से आया है। और कितना आया है वो मैं ड्राइव कर दूंगा, एक्सपेरिमेंटली कर दूंगा, थ्योरेटिकली कर दूंगा, सब कर दूंगा। और मैं लूप नहीं लूंगा, एरिया नहीं लूंगा, फ्लक्स नहीं लिखूंगा, ना लूप लूंगा, ना एरिया लिखूंगा, ना फ्लक्स लिखूंगा। रॉड में हुआ है तो रॉड लूंगा। अरे भाई, रॉड में हुआ है तो रॉड लूंगा। और ये लिया उसने रॉड। लो, कंडक्टिंग रॉड लो भैया, आओ कंडक्टिंग रॉड। तुम्हें लग रहा है क्या ये हॉल कर पाएगा? तुम्हें क्या लगता है क्या ये हॉल कर पाएगा? हाँ या ना में जवाब देना जरूर। क्या लगता है तुम्हें हॉल कर पाएगा? अगर कर पाएगा तो थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, सोचो कैसे। जब हम लूप लेंगे ही नहीं तो एरिया होगा ही नहीं, तो फ्लक्स कैसे लिखेंगे? जब फ्लक्स लिखेंगे ही नहीं तो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स बराबर ईएमएफ आएगा कैसे? बीएलवी। हाँ ना में जवाब देना। क्या तुम्हें लग रहा है कि हॉल ला पाएगा? बिल्कुल। देखो, हॉल कहता कि कंडक्टिंग रॉड है, इस कंडक्टिंग रॉड को v वेलोसिटी से, है ना, इस कंडक्टिंग रॉड को v वेलोसिटी से एक्स एक्सिस में ले जाओ। कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में क्या खास बात है? कंडक्टिंग में होता है लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टिंग में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टिंग में। नॉन कंडक्टिंग में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। दूसरी बात, अगर रास्ता मिले तो कंडक्टिंग वायर पे या प्लेट पे या ऑब्जेक्ट्स पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाता है, लेकिन नॉन कंडक्टिंग पे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता है ना। कंडक्टर अलाउ इलेक्ट्रिसिटी। तो साहब इस पे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लिख देता हूं, ले, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुम कहोगे सर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हर जगह होते हैं, आप लिखो फ्री इलेक्ट्रॉन। वाह रामलाल वाह। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, सही बात है। तो साहब यहां पे आया लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक दो इलेक्ट्रॉन्स की लार्ज नंबर ऑफ लार्ज। और फ्री क्यों? फ्री है क्या? हाँ, कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन बेवफा होता है, उसको जिधर मिले मौका उधर ही निकल लेता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया था। अब देखो, पूरी रॉड अगर एक्स एक्सिस में जा रही तो उस रॉड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी तो एक्स एक्सिस में जा रहा है। रॉड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी तो एक्स एक्सिस में जा रहा है। हाँ, रॉड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एक्स एक्सिस में जा रहा है। तो चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड तो है, तो मूविंग चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है। आपको बताया था मैंने, मैग्नेटिक फील्ड को रेस्ट में रखे हुए चार्ज पार्टिकल में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट में रखे हुए चार्ज पार्टिकल को नहीं छेड़ता है, लेकिन मूविंग चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड छेड़ता है अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमने बाहर की तरफ लिया है और चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा, तो v वेलोसिटी की तरफ हाथ रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाएंगे। v वेलोसिटी की तरफ हाथ रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाएंगे, तो फोर्स नीचे लगेगा पॉजिटिव चार्ज पे। तो निगेटिव चार्ज पे फोर्स कहां लगेगा? ऊपर। तो निगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा बेटा रामलाल ऊपर। तो ये मान लो इलेक्ट्रॉन्स है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो निगेटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां पे कुछ निगेटिव चार्ज फटाफट आ जाएंगे, है ना। पॉजिटिव चार्ज यहां पे है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स ही है। लेकिन फिर भी यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन, पूरे रॉड के इलेक्ट्रॉन पे ऊपर फोर्स लगा है, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, तो यहां पे एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एंड एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। एंड डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज आया नहीं है, पॉजिटिव चार्ज था ही नहीं रॉड में। सर था लेकिन बॉन्डेड था, यस, पॉजिटिव चार्ज था लेकिन बॉन्डेड था, इलेक्ट्रॉन फ्री था। ध्यान से समझिएगा, यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज आया नहीं है, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट कर गए, ठीक है। इसी को बड़े बड़े कलिष्ठ भाषा में कहते हैं पोलराइजेशन।
बच्चे को बता दो पोलराइजेशन, तो बच्चा लेट जाता है, सर ई का है। वे रामलाल, पोलराइजेशन इज नथिंग बट सेपरेशन ऑफ चार्ज। क्या मैंने रॉड को v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल कराया तो इसमें कुछ चार्ज आ गया क्या? नहीं। पहले से जो चार्ज था उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, तो ऊपर एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, तो नीचे डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, राइट। ऊपर एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव चार्ज, नीचे डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज। क्या सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भाग गए? अबे इतनी जल्दी थोड़ी ना भाग जाएगा, जो यहां है वो जल्दी पहुंच जाएगा, जो नीचे है उसको थोड़ा डालने में टाइम लगेगा। अभी भी रॉड v वेलोसिटी से चल ही रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स कम हो जाएगा। सर काहे? मैग्नेटिक फील्ड कम हुआ क्या? ना, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही है। मैग्नेटिक फील्ड कम हुआ क्या? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही है। वेलोसिटी कम हो गया क्या? नहीं, वेलोसिटी भी उतना ही है। क्या एंगल कम हो गया क्या? नहीं, एंगल भी 90 डिग्री, देखो ना, वेलोसिटी आगे मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो फोर्स, नेट फोर्स कम क्यों हो जाएगा? बेटा जैसे ही चार्ज का सेपरेशन हुआ, चार्ज पोलराइज्ड हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज की तरफ आ जाएगा। ओ हो, यस, दैट्स अ वैलिड पॉइंट रामलाल, वैलिड पॉइंट। ये तो सही बात बाहो, ये तो एकदम सही बात है। ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, देख कंसेप्ट ढंग से सीख ले। और एमआर स्टार तो ऐसा मैं दिखाऊंगा ना, एकदम लेट जाएगा, लेट के लेट पोर्ट हो जाएगा। लगा ये कैसे सर? 1.5 पेज का सवाल एक ही लाइन में सॉल्व कर दूंगा, लेकिन कंसेप्ट पूरा सिखाऊंगा। ऐसे नहीं कि क्रैश कोर्स की तरह सीधा फॉर्मूला लिख के आंसर बता दूं ना। फॉर्मूला लिख के आंसर बताने वाला काम एमआर नहीं करता है। चाहे एक दिन में चैप्टर खत्म कराना हो तो पूरे दिन पढ़ा दूंगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, पूरा फील ले। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इस पे नेट फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा। हालांकि थोड़े से चार्ज सेपरेट हुए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा, तो अभी भी चार्ज पार्टिकल जाएगा ऊपर ही। तो थोड़े से और इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएगा, तो अब थोड़ा और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, और एक इंस्टेंट पे इतना बढ़ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला ऊपर का फोर्स मैग्नेटिक बराबर नीचे का फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर हो जाएगा। तो इस पे क्या हो जाएगा? नेट फोर्स 0। एक सिचुएशन तो ऐसा आएगा ना यार, पहले सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लगा, क्योंकि चार्ज अभी सेपरेट ही नहीं थे, चार्ज थोड़े सेपरेट हुए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया, तो नेट फोर्स कम हो जाएगा, थोड़ा नेट फोर्स कम होगा, थोड़ा और कम होगा, और एक इंस्टेंट आएगा जब नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। तो सर अब उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक डोमिनेटिंग होगा। अच्छा, जब नेट फोर्स 0 ही हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा ही नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो नेट फोर्स लगेगा वो जाएगा 0। अब उसके बाद ये चार्ज पार्टिकल सेपरेट नहीं होंगे, चाहे जितनी मर्जी से इसको v वेलोसिटी से आगे जितनी देर तक चलाते रहना चला ले, है ना। तो जैसे v वेलोसिटी से रॉड को चलाना शुरू करोगे तो चार्ज ऊपर नीचे पहले सेपरेट हो जाएंगे, है ना, ऊपर नीचे चार्ज सेपरेट हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद चार्ज का सेपरेशन बंद हो जाएगा। चार्ज का सेपरेशन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो कई बार पूछ रहे थे करंट कितना फ्लो करेगा अगर रॉड को v वेलोसिटी से मैं आगे बढ़ा दूं। तो ये जो सेपरेशन का प्रोसेस है ना, ये इंटरमीडिएट स्टेट वाले ही मैंने तुम्हें 5-7 मिनट लगा के समझाया, लेकिन करंट 5-7 मिनट तक फ्लो नहीं करता। करंट तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए चार्ज पार्टिकल ऊपर इलेक्ट्रॉन चला जाता है, नीचे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, बस तुरंत खत्म। मतलब इसमें कोई इंड्यूस करंट नहीं होगा, हाँ, इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा। और क्लोज लूप तो बन नहीं रहा ना बे, क्लोज लूप बन रहा है क्या? नहीं, तो इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। पूछ लेगा तो बताना 0। सर अभी तो चार्ज, करंट का मतलब क्या होता है? चार्ज का सेपरेशन। तो चार्ज तो सर ऊपर गया ना इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, पहले वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जाएगा, थोड़ी देर में इलेक्ट्रॉन ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज नीचे इकट्ठा हो जाएगा। अब इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स 0 लगेगा, बात खत्म, कोई खास बात नहीं। अब फटाफट देखो, ऊपर मैग्नेटिक फोर्स और नीचे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नीचे क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स QVB और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q इंटू E। Q से Q कटेगा, VB बराबर E। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या मैं पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ लिख सकता हूं? यस, यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव, तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V, बाई रॉड की लेंथ है L। तो यहां से देखो इंड्यूस EMF, मतलब डेल्टा V तो इंड्यूस EMF है, इंड्यूस EMF इज इक्वल टू BVL। लो, ये रहा हॉल का कमाल, कर तो दिया, इंड्यूस EMF की वैल्यू बता दी BVL। अरे हाँ सही है। तो सर ये हॉल को इतना टाइम कैसे लग गया? हॉल चाहता तो फैराडे से पहले नहीं कर लेता क्या? क्या, एक बात समझना ढंग से, क्या हॉल इफेक्ट पहले आया कि फैराडे लॉ पहले आया?
तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये तो सुन, किताबों में कहीं नहीं लिखा हुआ कि रेल प्रॉब्लम से उसको हिंट मिला। फैराडे अलग है, हॉल अलग है। वो तो मैंने अपनी तरफ से इसको लिंक करके दिखाया कि तुमको थोड़ा बुझाए। क्या बुझाया? कुछ बुझाया? काला अक्षर भैंस बराबर। अबे रामलाल, तुम्हें थोड़ा कहानी दिखा। सुनो, समझने की कोशिश करो। फिजिक्स में कहानी सुनाता हूं मैं, लेकिन मैं कोई युगांडा की जोक नहीं सुना रहा, है ना। है तुम्हें यहां पढ़ाने आया हूं मैं, कपिल शर्मा का शो दिखाने नहीं आया हूं, ठीक है ना। मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूं, और पढ़ाने के लिए अगर मैं तुम्हें कुछ जोक सुनाऊंगा या फिर कहानी सुनाऊंगा तो फिजिक्स से रिलेट करके चीजें आएंगी ना यार, कम टाइम में। तो सुन मेरी बात, ये था नहीं कि हॉल को वहां से हिंट मिला, हॉल को लगा, हॉल ने चैलेंज किया, ना 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 ना। ये तो मैंने बताया कि एक ऐसी प्रॉब्लम आई जहां पे फैराडे ने भी उसको सॉल्व किया, हॉल ने भी सॉल्व किया, ठीक है ना। तो पहले क्या आया होगा, फैराडे या हॉल? तो पहले आया था फैराडे, हॉल बाद में आया। सर हॉल बाद में क्यों आया? क्या हॉल ने कभी रॉड को वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में चलाया नहीं था? अरे बहुत बार चलाया था। हॉल रॉड को लेके बहुत बार भागा था, लेकिन इंड्यूस ईएमएफ रॉड में बाद में पता चला, लूप में पहले आ गया था। आखिर आया क्यों लूप में पहले? क्या कारण था कि हॉल इंड्यूस ईएमएफ रॉड में, जो मोशनल ईएमएफ के नाम से आप जानते हो, वो बाद में आया? चैप्टर में भी आप बाद में पढ़ते हो, ऐसा क्यों? इसका कोई कारण बता सकते हैं क्या? अब खुद सोचो एक दो कारण, 2 मिनट पॉज करके थोड़ा एक दो कारण सोचो, है ना, और कमेंट करके बताना। क्या? अब मैं बता देता हूं। पहली बात कि इसमें इंड्यूस करंट तो होगा नहीं, एक रॉड है, लूप तो है नहीं। करंट को डिटेक्ट करना हमेशा आसान होता है एक्सपेरिमेंटली ईएमएफ को डिटेक्ट करने से, पहली बात। दूसरी बात, एक समस्या थी यहां पे, क्या? अभी दिखाता हूं। ये तो हमने स्केलर फॉर्म में सीधा मैग्नीट्यूड की बात कर लिया। असल में हमें नहीं पता कि रॉड कहां है, रॉड की वेलोसिटी कहां है, हम वी एल बी मान लेते हैं। तो किसी भी इंस्टेंट पे जब मैग्नेटिक फोर्स को मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बैलेंस करूंगा, एफ ई से बैलेंस करूंगा, तो मैग्नेटिक फोर्स को लिखूंगा क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब जरूरी थोड़ी ना भाई साहब कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो। मान लिया किसी थीटा एंगल पे था तो मैग्नेटिक फोर्स यही होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो सिंपल क्यू ई वेक्टर होता है। अब यहां से ये क्यू से क्यू कटेगा, है ना, तो ई को आप लिख सकते हैं डेल्टा वी या फिर ईएमएफ बाई एल इज इक्वल टू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। एक बात बताओ, वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर एक वेक्टर आएगा कि स्केलर? ऑब्वियस ही बात है, वेक्टर है सर। लेकिन ईएमएफ तो स्केलर है, तो वेक्टर से डायरेक्ट स्केलर लिखने के लिए आपको 2 वेक्टर का डॉट लेना पड़ता है। तो ये लेंथ एलिमेंट को, एक वायर के लेंथ एलिमेंट को आप वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, है ना, और लिखेंगे इंड्यूस ईएमएफ। सर लेंथ का डायरेक्शन किधर मानेंगे? अबे लेंथ के लॉन्ग, ये लेंथ है तो ऊपर मान ले या नीचे मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ईएमएफ इज इक्वल टू वी वेक्टर, अच्छे से देखना, ये थोड़ा सा अच्छा चीज है, ऐसा फॉर्मूला आप अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखे होंगे, मतलब सिर्फ एक ही जगह पूरे फिजिक्स में आता है ये होगा ईएमएफ वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर डॉट एल वेक्टर। ये आया साहब, क्या है ये? ईएमएफ वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर डॉट एल। तो सर इसमें क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों, हाँ, इसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तुम्हें घबराना नहीं है। ट्रिपल प्रोडक्ट, इस पे कोई खास न्यूमेरिकल नहीं आता। ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखा है कि मैं तुम्हें थोड़ा फील करा पाऊं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, और हॉल को ये थ्योरम ड्राइव करने में, मोशनल ईएमएफ निकालने में इतना समय क्यों लगा? चलो बता दो। ईएमएफ की वैल्यू क्या आ गई? वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर डॉट एल वेक्टर। अब यहां देखो, ईएमएफ की वैल्यू है वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट फॉर एल वेक्टर। अब मैं केस 1 एज्यूम करता हूं। मान लो कि हॉल ने रॉड को लेके भागा, अब कहां भागा? हॉल रॉड को लेके भागा मैग्नेटिक फील्ड में, और इस तरह से भागा कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी पैरेलल था। केस 1, इफ वेलोसिटी इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन V क्रॉस B दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, ये पता होना चाहिए तुमको। I क्रॉस I बताओ क्या होगा? 0। J क्रॉस J क्या होगा? 0, क्योंकि A क्रॉस B बराबर होता है AB साइन थीटा।
और थीटा की वैल्यू अगर आप 0 डिग्री रखेंगे, थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे 0 डिग्री, तो साइन 0 0 होता है। तो दो पैरेलल वेक्टर जैसे आई क्रॉस आई, इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। और वैसे भी आप जानते हो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स नहीं लगाता, उसको नहीं छेड़ता। तो बताओ ये टर्म क्या हो जाएगा 0। तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी केस 1 में सर 0। अब फैराडे तो रॉड को लेके भागा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल थी वेलोसिटी, तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं हो पाया क्योंकि फोर्स ही नहीं लगेगा। देखो देखो ये देखो, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड और ये रहा वेलोसिटी। अब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसमें फोर्स ही नहीं लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन सेपरेट ही नहीं होगा, तो ईएमएफ क्या होगा 0। अंदर घुस के समझा एकदम साहब, अंदर घुस के समझा एकदम, अंदर घुस के, क्यों नहीं आया, अंदर घुस के समझाया। पहला केस। दूसरा केस अच्छा तू कंफ्यूज मत होना आना, मैं केस यही लिख देता हूं, इसके नीचे लिख देता हूं, है ना, इसके नीचे लिख देता हूं एक्सप्लेनेशन। EMF इज इक्वल टू होता है V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट L वेक्टर, और यहां पे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ कि V इज पैरेलल टू B, इसलिए फोर्स 0 हो जाएगा, इसीलिए EMF का मान 0 हो जाएगा। बुझाया बुझाया। चलो अब दूसरा केस देखते हैं बेटा, है ना, दूसरा केस ये वाला देखते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड और ये रॉड की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। इफ L इज पैरेलल टू B, तो क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है, L और B दोनों एक्स एक्सिस में, तो दिक्कत क्या है, आइए देखते हैं। EMF देखिए V तो J में, कोई दिक्कत नहीं, J ले लीजिए, J वेक्टर क्रॉस, बताइए मैग्नेटिक फील्ड किधर है, X में, I कैप, डॉट लेंथ किधर है, I में, डॉट I कैप। अब J क्रॉस I क्या होगा, J क्रॉस I माइनस K, तो ये होगा आपका माइनस K कैप डॉट I कैप ये परपेंडिकुलर है, तो K का परिमाण 1, मैग्नीट्यूड 1 और I का भी मैग्नीट्यूड 1, 1 मल्टीप्लाई 1 इंटू कॉस 90, K और I के बीच में होता है 90 डिग्री एंगल, कॉस 90 0। तो साहब हॉल दूसरी बार रॉड लेके भागा, लेकिन इस बार ऐसे भागा कि रॉड का लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल था, तो भी इसमें इंड्यूस ईएमएफ नहीं आ पाया। कब आएगा, इसलिए तो लेट लग गया आने में, कब आएगा। अब देखो इफ लेंथ इज पैरेलल टू वेलोसिटी, तो भी इंड्यूस ईएमएफ 0 होगा। अब क्यों बताता हूं, देख। अच्छा मान ले इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, पहले मैंने मैथमेटिकली समझाया, अब फील दिलाता हूं। ये इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी ऊपर, चल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हाथ घुमा इधर, तो रॉड ऐसे है ना, रॉड ऐसे, सॉरी रॉड ऐसे है, v वेलोसिटी जा रहा है इधर, तो फोर्स अंदर लगेगा, इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स बाहर लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स तुम्हारी तरफ लग रहा, लेकिन तुम्हारी तरफ रॉड का कोई हिस्सा तो है नहीं, रॉड तो एक्स एक्सिस में, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सेपरेट तो लेंथ के लॉन्ग हुआ, इधर तो जा ही नहीं सकता इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर थोड़ी ना नदी में तेरे आत्महत्या करने के लिए नीचे कूद जाएगा हवा में, इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टर पे फ्लो कर सकता है। चल यहां भी फील दिला, तो देख ये रहा इलेक्ट्रॉन, बता वेलोसिटी किधर है, ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो देख ये रॉड v वेलोसिटी चलेगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तुम्हारी तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर, तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स इधर। अब इधर फोर्स लग रहा है, इधर कहां जाएगा, रॉड से कूद के बाहर थोड़ी ना चला जाएगा। हाँ अगर रॉड के लॉन्ग फोर्स लगता तो रॉड के लेंथ के लॉन्ग सेपरेट हो जाता, यहां भी इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा 0। तो साहब इंड्यूस ईएमएफ 0 ज्यादा हो रहा है नॉन 0 कम हो रहा है, मतलब इंड्यूस ईएमएफ करा लेना बहुत बड़ी बात है। इंड्यूस ईएमएफ हमेशा 0 होगा जब तीनों में से कोई 2 पैरेलल हो जाए, और यह ध्यान रखना होगा कि कब तीनों में से 2 पैरेलल नहीं हो रहा है ना, मतलब कब तीनों में से 2 पैरेलल हो जा रहा तो इंड्यूस ईएमएफ 0 ही हो जाएगा। लेंथ पैरेलल वेलोसिटी के पैरेलल हो जाए, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के पैरेलल हो जाए, इंड्यूस ईएमएफ 0 ही हो जाएगा। इसलिए इंड्यूस ईएमएफ का यहां पे जो असल में फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, बी परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, लेंथ के, लेंथ परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, वी के, और वी परपेंडिकुलर किसके होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के। दोनों में से कोई भी, सॉरी तीनों में से कोई भी 2 पैरेलल हुआ तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये साहब क्या थी, सबसे बड़ी समस्या थी। तो बताओ क्या हॉल ने इंड्यूस ईएमएफ रॉड में करा दिया, हाँ सर, इसी को हम कह देते हैं मोशनल ईएमएफ। इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं BVL, कि जब रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा तब तो जाके इंड्यूस ईएमएफ होता है, ऐसे भी कहते हैं। कैसे, देखो मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर है, अंदर की तरफ। अब तुम रॉड को ना ऐसे रख के अंदर की तरफ ही ले जाओ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो कट ही नहीं कर रहा ना, देख मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट ही नहीं कर रहा। अरे जो समझाया है उसी को एक बार दूसरे तरीके से फील करा रहा हूं। अच्छा ऐसे रख लो, ऐसे रख लो,
रॉड को और v वेलोसिटी से इधर ले जाओ, तो भी कट नहीं कर रहा। कैसे? रॉड का लेंथ इधर है, जिधर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लेके जा रहा, तो कट कहां कर रहा है? कब करेगा सर कट? तो देख कट करेगा, देख ऐसे रख रहे, ये लेंथ हो गया, ऐसे लेंथ हो गया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा, इसको कट करके देख अब आगे आएगा, देख ऐसे आगे आएगा, ऐसे कट करेगा। तो देखो इसकी वेलोसिटी x में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर z में और लेंथ आपका y में, तब जाके इसमें इंड्यूस ईएमएफ हो पाएगा। देखो 3 केस बताया जिसमें इंड्यूस ईएमएफ 0 हो गया था। अब बता कि इंड्यूस ईएमएफ की जो बैटरी बनेगी, वीवीएल की जो बैटरी बनी उसका हायर टर्मिनल किधर होगा? बहुत आसान है, बहुत आसान है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन में। ये तुम्हारा है वी वेलोसिटी, तो 4 फिंगर को वेलोसिटी की तरफ रखो, 4 फिंगर अलोंग वेलोसिटी। जितने सवाल ईएमएफ के मैग्नीट्यूड पे पूछे जाते हैं उतने ही सवाल हायर टर्मिनल किधर होगा इस पे भी पूछे जाते हैं। 4 फिंगर अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी वेलोसिटी, एंड turn it into magnetic field, then thumb। अब एक बात बताओ, वेलोसिटी की तरफ 4 फिंगर रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाएंगे तो थंब तो फोर्स बताएगा, और जिधर फोर्स लगेगा वो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स है, तो पॉजिटिव चार्ज वहां होगा, तो हायर पोटेंशियल होगा। थंब इंडिकेट हायर पोटेंशियल। कितना आसान है बताओ, इसको कहते हैं हमारे स्टार। इसके लिए फिजिक्स में दूसरा ही नियम बनाया गया है, लेकिन यहां देखो ये तुमको कितनी आसानी से बता रहा है। अरे कुछ नहीं भाई, जो हमने पढ़ा था वही लगाना है। चलो यहां पे देखो, मान लो ये है टर्मिनल ए और ये है टर्मिनल बी, मतलब पॉइंट्स ए एंड बी। हायर टर्मिनल बताओ किधर होगा? तो वी वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ए हायर पोटेंशियल पे होगा, तो आप लिखोगे वी इज ग्रेटर देन वी बी, और ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी बी एल बी। समझ आया? और इस पे सवाल करते हैं, है ना, सवाल करते हैं। देखो ये सवाल है, द करंट कैरिंग वायर एंड द रॉड ए बी। एक करंट कैरिंग वायर है और एक रॉड को रख दिया, ये है करंट कैरिंग वायर आपका। देखिए बेटा, ये है करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा। अगर मैं इस रॉड को v वेलोसिटी से ऊपर ले जाऊं तो क्या इसमें इंड्यूस ईएमएफ आ पाएगा? तो देख लो आराम से, पहले देख लो, वेलोसिटी y में, रॉड की लेंथ x एक्सिस में, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है z एक्सिस में, बिल्कुल होगा। तीनों परपेंडिकुलर है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, और तुमसे सवाल हमेशा म्यूचुअल परपेंडिकुलर पे ही पूछा जाएगा अगर इंड्यूस ईएमएफ कराना है तो। नहीं कराना है तो कोई भी 2 पैरेलल बता देगा, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी 0। अब बताओ यहां पे इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? तो सर इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू इसमें होगी, सर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे अलग अलग है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। देखते हैं तुमसे क्या पूछ रहा है। तुमसे तो पूछ रहा है हायर टर्मिनल पे कौन सा होगा बे, बड़ा आसान है। वेलोसिटी की तरफ हाथ रखो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमा दो, थंब किधर जा रहा है वो हायर पोटेंशियल पे होगा, तो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। ले रामलाल, ले वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। ले, आसान है या नहीं है बता? बहुत आसान है, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखो, अच्छा देख, ये सेमी सर्कुलर वायर है, क्या है रामलाल? सर सेमी सर्कुलर वायर है, ये सेंटर है, इसकी रेडियस है आर, v वेलोसिटी से इसको एक्स एक्सिस की तरफ ले जा रहे हैं। अब इस रिंग में, हाफ रिंग में इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू बताइए, है ना, मोशनल ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ ना बोल के इसको मोशनल ईएमएफ ही बोल देते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। बे तू बच्चा है बे, तो रामलाल है, तो तू समझ गया है ना, जहां पे लूप की बात होगी तो फ्लक्स लिख के करेंगे, फैराडे चचा का काम है, और जहां पे रॉड की बात होगी वो हॉल करेगा, तो काहे घबरा रहे? ईएमएफ लो ना, ईएमएफ हाफ रिंग में। इस हाफ रिंग में इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू बोलो क्या होगी? क्योंकि बी वी एल इफेक्टिव, जिस तरीके से बिल में एल इफेक्टिव लिया था, तो तुम कर्व में कैसे लोगे लेंथ यार इसका, है ना। देखो ये लेंथ का हिस्सा देखो, ये वाई के लॉन्ग है, ये एक्स के लॉन्ग है, एल इफेक्टिव लेते हैं। तो मान लो ये टर्मिनल है ए और ये टर्मिनल है बी, तो डायरेक्टली एल इफेक्टिव ए से बी को मिला दो, वही हो जाएगा रॉड का लेंथ। चलो मिला दो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, एल इफेक्टिव हो गया आपका 2r के बराबर। एल इफेक्टिव कितना हो गया बेटा? 2r के बराबर। बताओ इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा? बताइए इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा? सोच के बताओ, कितने लोग बता पाते हैं, देखते हैं। 2 सेकंड रुक ले, बता देना कि सर हम सही सोच पाए थे। आंसर होगा 0। सर हमको तो नहीं बुझाया, अबे इधर बुझाएगा। ए से बी तक ये हो गया पैरेलल,
एक्स एक्सिस के, और वेलोसिटी भी तो एक्स में है बकलोल। जो इफेक्टिव लेंथ है वो वेलोसिटी के पैरेलल है, इसलिए इसमें इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा 0। इधर देखो, कोई बात नहीं, ये हमने लिया क्या बोलूं इसको, क्या नाम दूं, चल जो भी है, ये पॉइंट ए, ये बी, यहां का इफेक्टिव लेंथ है एल, यहां का भी लेंथ है एल, सी एंड डी, है ना। इसमें इंड्यूस ईएमएफ बताइए, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा जा किधर रहा है। देखो एक्स एक्सिस में जा रहा है, ये पूरा सिस्टम एक्स एक्सिस में वी वेलोसिटी से जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड है आपका, है ना, मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस अंदर की तरफ। तो बताइए इसमें इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा बेटा, बहुत अच्छे से। सर एल इफेक्टिव ले क्या, हाँ ले लो, कोई बुराई नहीं। एल इफेक्टिव अगर आसानी से निकाल पा रहे हो, उसे इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है तो ले लो, क्या दिक्कत है भाई, तो ले लो। ए से डी को डायरेक्ट मिला दो, तो ए से डी को डायरेक्ट मिलाओगे तो लेंथ एल के बराबर आ जाएगा इसका एल इफेक्टिव। देखो सॉल्यूशन समझो, सॉल्यूशन समझो, एल इफेक्टिव ये आ जाएगा, ये रहा आपका ए और ये रहा आपका डी, ये आपका एल इफेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। इसका लेंथ एल, वाई के लॉन्ग, वेलोसिटी एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जेड में, तो इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा बीवीएल। बीवीएल बिटवीन ए एंड डी। हाई टर्मिनल किधर होगा, वेलोसिटी की तरफ हाथ रखो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमा दो ऊपर, तो ये बनेगा तेरा बैटरी, ये बनेगा बैटरी। लेकिन कई बार तुमसे पूछ लेते हैं कि हमें एबी सेक्शन में इंड्यूस ईएमएफ बताओ, कहां इंड्यूस ईएमएफ बताओ, एबी सेक्शन में। तो ए से बी के बीच में इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, तो ये होगा वायर। अब हमें इसमें इंड्यूस ईएमएफ निकालना है ए से बी के बीच में, तो ये डायरेक्ट बीवीएल नहीं बोल सकते, बीवीएल जो हुआ है वो ए और डी के लिए हुआ है। अगर हमसे पूछ रहा है कि नहीं मुझे तो सिर्फ ए बी में बताओ, तो ए बी का जो सेक्शन है एल लेंथ का वो वेलोसिटी के पैरेलल है यार, तो इंड्यूस ईएमएफ जो ए बी में होगा वो होगा 0, आराम से देख लो। अच्छा इंड्यूस ईएमएफ सर बीसी में क्या होगा, तो बीसी का लेंथ है एल और एक्जैक्टली वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ये होगा बीवीएल। अच्छा सर इंड्यूस ईएमएफ सीडी में क्या होगा, तो सीडी में होगा 0, तो नेट क्या होगा, तो नेट यहां से यहां तक 0, यहां पे बीवीएल और यहां पे 0, तो नेट बीवीएल आएगा। तो तुम इंडिविजुअली रॉड में एक एक 3 रॉड है, इसमें निकाल के नेट निकाल लो, या एल इफेक्टिव में निकाल के निकाल लो, आंसर वही आएगा। ये रहा तुम्हारा सॉल्यूशन, ये रहा सवाल का सॉल्यूशन। बताओ समझ आया कि नहीं आया, 2 तरीके से सॉल्व कर लिया ना यार। अब देखो ये एल शेप का रॉड है, देखो ये एल शेप का रॉड है, इसकी लेंथ है एल, इसकी लेंथ भी है एल, ये रहा ए बी और सी, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ। अब तुमसे इंड्यूस में पूछ रहा ना, तो कोई बात नहीं, इंडिविजुअल रॉड लेके भी तो निकाल सकते हो। बताओ तो इंड्यूस ईएमएफ एबी में क्या होगा, तो एबी जो रॉड है वो एक्स एक्सिस में, वेलोसिटी वाई में, तो बिल्कुल आएगा बीवीएल, बिल्कुल आएगा बीबीएल। अच्छा इंड्यूस ईएमएफ बीसी में जब तुम निकालोगे, रामलाली पूछा जाता है बीसी में, तो बीसी का लेंथ वाई एक्सिस के लॉन्ग है, वेलोसिटी भी वाई के एक्सिस के लॉन्ग है, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा 0। हो गया, आंसर आ गया। अगर तुमसे पूरे रॉड में पूछ रहा है तो इस सेक्शन में कुछ हुआ ही नहीं है, आंसर आ जाएगा तेरा बीवीएल। कोई खास बात नहीं बेटा, कोई खास बात नहीं है, इतना आसान है यार, और ये माई को लोग पता नहीं कितना मुश्किल चैप्टर बना देते हैं। चलो देखो ये स्क्वायर लूप है, अब यहां पे असल में लड़ाई शुरू होगी फैराडे और हॉल के बीच में, और तुम्हें हॉल ज्यादा पसंद आएगा। हाँ, अपनी अपनी जगह पे दोनों की अहमियत है, अपनी अपनी जगह पे दोनों की अहमियत कैसे है। देखो एक लूप लिया हमने स्क्वायर लूप, और उसको v वेलोसिटी से मैंने चला दिया। मैंने पूछा इस स्क्वायर लूप में इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, तो याद करो फैराडे एंड हॉल का एक्सपेरिमेंट, सॉरी फैराडे एंड लेंज का एक्सपेरिमेंट पहली क्लास में बताया था कि जब उसने लूप को v वेलोसिटी से अंदर ही ट्रांसलेट कराया तो कोई भी इंड्यूस ईएमएफ नहीं आया, क्योंकि इससे पास करने वाला फ्लक्स कांस्टेंट है। अरे भैया पास करने वाला फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है। तो इसमें अगर तुम लूप में इंड्यूस में पूछोगे तो सबसे पहले आएगा फैराडेज, और वो कहेगा इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप इज 0। क्यों 0, फ्लक्स कांस्टेंट है, बात खत्म। अब तुम पूछोगे कि अच्छा चचा फैराडे, कि तुम ना नहीं आप फैराडे चचा है, तो फैराडे चचा से बोलोगे कि चचा एक काम करो कि मुझे ना एबी सेक्शन में इंड्यूस ईएमएफ निकाल के बताओ। कहां बताओ, एबी सेक्शन में इंड्यूस ईएमएफ निकाल के बताओ। तो एक बात बताओ यार, एबी सेक्शन में इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, एबी तो सर हम निकाल लेंगे रॉड में। अबे तू चुप रह, अभी चचा से पूछा तूने, फैराडे चचा पूछेगा, बोलेगा कि नहीं मेरी औकात की बात नहीं,
फैराडे की औकात नहीं है कि रॉड में ईएमएफ बता दे। वो फैराडे ईएमएफ कैसे बताता है, इंड्यूस ईएमएफ फैराडे कैसे बताता है? सबसे पहले वो लूप लेता है, रॉड लूप तो नहीं है, फिर उस लूप का एरिया निकालता है, फिर फ्लक्स लिखता है, फिर रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिखता है। कौन? फैराडे। कौन? फैराडे। तो फैराडे से अगर रॉड में पूछोगे ना तो फैराडे कहेगा नहीं, मैं नहीं। और मैं यहां पे टाइम पास नहीं कर रहा, मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूं कि कई बार रॉड में ईएमएफ निकालना होता है, बच्चा फैराडे को सोचता है, अरे फैराडे चचा नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, लूप की बात होगी, पूरे लूप की बात होगी तो फैराडे तुरंत से बताएगा कि इस पूरे लूप में ऐसे सीधा चल रहा तो इससे फ्लक्स कांस्टेंट है, इसलिए इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा? 0। समझ आया? चलो अब हॉल। हॉल से पूछो कि हॉल तुमने मुझे पूरे लूप में इंड्यूस ईएमएफ बताया, हॉल कहेगा हाँ बता लूंगा, लेकिन मैं पूरे लूप में बताऊंगा एक एक रॉड का निकाल के। तो अगर पूरे लूप का निकालना हो तो हॉल के पास जाओगे कि फैराडे चचा के पास जाओगे? अगर लूप में निकालना हो तो फैराडे चचा की जय, और रॉड में निकालना हो तो हॉल की जय, तो हॉल के पास जाओ। हॉल की जय कब करोगे? हॉल की जय कब? रॉड है तो हॉल की जय लिख लेना। अच्छा, ये छोटी छोटी जो टैगलाइन होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लिख लेना, है ना? अगर समझ आया तो लिख लेना। हॉल मतलब रॉड मतलब हॉल की जय, ऐसे लिख लेना। रॉड मतलब हॉल की जय, हॉल की जय। लूप, लूप तो फैराडेज की जय। जय मतलब उसकी जय जयकार करनी है। अब तू भी तो मतलब ही है ना, जिससे काम होता है उसकी जय जयकार करते हैं। तो जैसे आएगा तो हॉल की जय, लूप आएगा तो फैराडे की जय। समझ आया कि नहीं है? चलो बोलो, फैराडे चचा को बोलो कि चचा ए बी में इंड्यूस ईएमएफ बताओ। सॉरी हॉल को तो एक बोलेगा हॉल कि ए बी में इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा रामलाल? क्यों नहीं आएगा सर? सीडी में भी नहीं आएगा। आप तो ए बी की क्या बात कर रहे हैं, सीडी में भी इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दोनों का लेंथ वेलोसिटी के पैरेलल है, तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा 0। अच्छा ठीक है, एडी में आएगा, इंड्यूस ईएमएफ एडी में होगा और बीसी में भी होगा, दोनों में होगा बीवीएल, क्योंकि वेलोसिटी एक्स में, लेंथ वाई में और मैग्नेटिक फील्ड जेड में। हायर पोटेंशियल किधर होगा? तो वेलोसिटी की तरफ हाथ रखो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमा, वेलोसिटी की तरफ हाथ रखो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमा नीचे। अब अगर तुम ऐसे लूप बना दोगे और इसमें बैटरी की कहानी दिखाओगे तो कुछ इस तरह का बैटरी का कहानी बनेगा। नीचे हायर टर्मिनल बन रहा ऐसा, ऐसा। ये रहा ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये होगा बीवीएल और ये होगा बीवीएल। अब तुमसे कोई पूछ रहा कि बताओ एबी में इंड्यूस ईएमएफ 0, एबी रॉड में 0, बीसी में बीबीएल, सीडी में 0 और डीए में बीबीएल। हाई टर्मिनल किधर होगा? सी और डी पे। डी और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0। अच्छा, इसमें एक शानदार सवाल ये भी पूछते हैं। अच्छा, पूरे लूप में चलो निकालते पहले, हॉल के वजह से पूरे लूप में। तो चलो यहां पे पोटेंशियल मान लो वी है, चलो वी तो वी से आगे जाए, कोई बैटरी नहीं, कोई पोटेंशियल नहीं, कोई बैटरी नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं। इधर से लो से हाई जाएंगे तो प्लस करेंगे तो प्लस आ जाएगा। जितना यहाँ पे पोटेंशियल होगा उतना ही यहाँ होगा, लेकिन यहाँ से लो से हाई जाओगे तो प्लस बीवीएल बढ़ जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पे कोई बैटरी नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, हाई से लो जाओगे तो माइनस करोगे तो माइनस बीबीएल। कहां पहुंच गया? ए पे, तो ये आ गया बीबीएल। ये ए से ये कटा, वी से बी कटा, कोई बैटरी बना ही नहीं पूरे लूप में। तो पूरे लूप का इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू हॉल 0। लेकिन हॉल डायरेक्ट बता ही नहीं पाता, हॉल को पूरा समय लेता है, वो अंदर अंदर घुस घुस के देखता है, लेकिन फैराडे ऊपर से देख के बता देता है कहानी। तो अगर पूरी लूप की हो तो फैराडे की जय, रॉड की हो तो हॉल की जय। याद रखना, इसको लिख लेना, है ना? मुझे मैसेज करके बता देना सर जय एकदम, रॉड मतलब हॉल की जय, लूप मतलब फैराडे की जय। ठीक है ना? चलो अब तुमसे यह भी पूछ सकता है कि मान लो कोई पॉइंट एक्स यहां बना दिया और वाई यहां बना दिया, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई? तो बच्चों को लगता है सर एक्स यहां है, वाई यहां है, तो लूप ही बन गया ना। ये एक्स पॉइंट में बना लेता हूं, बोलता हूं ये तार लगा दिया यहां पे और यहां पे, तो एक्स और वाई के बीच में दो बैटरी तो है, बीवीएल बीवीएल, और ये बीवीएल बीवीएल दोनों का टर्मिनल नीचे हाई है, तो दो बैटरी पैरेलल में हो जाएंगे। तो बीवीएल प्लस बीवीएल 2 बीवीएल होगा क्या? नहीं, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन मान लो ये 5 वोल्ट है,
और ऐसे 5 वोल्ट लगा लोगे, ऐसे ही तो बनेगा। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये बीवीएल है, ये बीबीएल है। तो बेटा रामलाल याद करो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल का सम नहीं करते हैं, है ना, सेम रहता है पोटेंशियल। 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 ही वोल्ट रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक्स और वाई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, बीवीएल। चलिए आगे सवाल देखते हैं, बड़ा आसान है, एपीएमटी 2014 का सवाल है। तुम्हें सवाल देख कैसा लगेगा कि हाँ सर हम भी कुछ कर पाएंगे। तू कर पाएगा, देख। A thin semicircular ring PQR of radius r is falling with its plane vertical। देखो प्लेन ऐसे, ये वर्टिकल ही है ऐसा, है ना। तो ये रहा तुम्हारा पॉइंट P और ये रहा R। इसको अगर मैं यहां से यहां तक डायरेक्ट मिला दूंगा तो इसकी लेंथ हो जाएगी 2r। उसी को हम कह सकते हैं L इफेक्टिव, जो कि किसके लॉन्ग होगा, x में। और गिर कहाँ है, नीचे, तो इसकी वेलोसिटी हो गई y में और मैग्नेटिक फील्ड हो गई z में। तो पक्की बात है इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा BV इंटू 2r, 2rBV 2rBV एक ही ऑप्शन में आ रहा, 2rBV। हायर पोटेंशियल पे कौन होगा, तो नीचे की तरफ वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो उधर हायर होगा, r हायर पे होगा, r इज एट हायर पोटेंशियल। तो 2rBV देखना यार, 2rBV एंड r इज एट हायर टर्मिनल। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। समझ आया। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही जोरदार तरीके से हम समझ रहे हैं। ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, रिंग को v वेलोसिटी से ट्रांसलेट करा दिया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर नहीं जा रहा। तो तुरंत से तुम किसको याद करोगे अगर पूरे रिंग की बात करेगी, तो पूरे रिंग का लूप का मतलब फैराडे चचा की जय। फैराडे क्या कहेगा, कहेगा कि फ्लक्स कांस्टेंट बा, तो इंड्यूस ईएमएफ 0 हो जाएगा। कोई खास बात ही नहीं है। अब चलो हॉल की बात करते हैं। हॉल से पूछो कुछ, हॉल से पूछो पूरे लूप बता। हॉल कहा नहीं पूरे लूप नहीं, मुझे एक सेक्शन दो, मैं उसके बीच बताऊंगा। तो मान लो तूने सेक्शन दिया बी और डी के बीच, तो हॉल कहेगा ओके आई कैन कैलकुलेट, हॉल कहेगा ओके आई कैन कैलकुलेट, आई कैन कैलकुलेट। देखो हॉल एक लूप बना लेगा ऐसा, है ना, लूप बना लेगा ऐसा, बोलेगा देखो सर ये है बी और ये आपका डी, तो इसका इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा सर 2r। तो सीधा मैं अगर यहां से डायरेक्टली बी और डी के बीच बात करूं तो इस आधे सेक्शन की बात करूंगा तो इसका इफेक्टिव लेंथ 2r y में, वेलोसिटी x में। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, नीचे की तरफ हायर टर्मिनल का एक बैटरी बनेगा। ये होगा 2bvr वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस लूप, आंसर। और यहां भी बनेगा 2bvr। लेकिन अब जब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन bd निकालोगे तो दो बैटरी बन रहा है, इधर भी और इधर भी, लेकिन बैटरी का पैरेलल कॉम्बिनेशन में आंसर वही रह जाता 2bvr। डिफरेंट पोलैरिटी का होता तो अपन सोच सकते थे, डिफरेंट पोलैरिटी का होता तो अपन सोच सकते। तो दूसरी बात, अगर तुमसे इंड्यूस में पूछ रहा सीए के बीच, तो सीए के लिए ऐसे लोगे, ये रहा तेरा ए और ये रहा सी, तो इफेक्टिव लेंथ बताओ क्या हो जाएगा। तो इफेक्टिव लेंथ एल से सी तक ये लाइन मिलाओगे, इफेक्टिव लेंथ के लिए ये लाइन मिलाओगे, और ये हाँ, ए और सी का इफेक्टिव लेंथ यही होगा, ए और सी से डायरेक्ट मिलाओगे, ये 2r, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वेलोसिटी भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो इंड्यूस ईएमएफ का मान जो आएगा ए और सी के बीच वो क्या हो जाएगा 0। बताओ बुझाया कि नहीं बुझाया। अगर कंसेप्ट समझ लोगे ना, एक बार देखो समय लगा कि हमने कंसेप्ट समझा, उसका सवाल तो एकदम धुआं धुआं हो जाएगा। देखो, अ रॉड ए बी स्लाइड्स ऑन अ वी शेप्ड वायर विथ स्पीड v। एक रॉड है जो कि वी शेप्ड वायर जो फिक्स्ड है उस पर स्लाइड कर रहा, जैसा रेल प्रॉब्लम था ना, ये भी रेल प्रॉब्लम जैसा ही है, ऐसा है ये, और इस पे ये वायर v वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा। थोड़ा टेढ़ा ले लिया, कोई बात नहीं, अपन देख लेते हैं। सच दैट एनी टाइम OA बराबर OB बराबर L। देखो OA ये दोनों साइड लेंथ बराबर, एंगल 60 डिग्री है, तो ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा बे रामलाल। दोनों साइड लेंथ सेम और एंगल 60 डिग्री हो जाए उनके बीच का, तो थर्ड साइड लेंथ का मैग्नीट्यूड भी सेम ही होगा। मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन परपेंडिकुलर डाउनवर्ड एंड हैज स्ट्रेंथ B, इंड्यूस ईएमएफ इन द रॉड इज। देखो यहां से यहां तक जो भी जिस इंस्टेंट पे 60 डिग्री बनेगा, तो इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम होगा। BVL इज द करेक्ट आंसर। रॉड की लेंथ नहीं बता रहा हूं, ये बता रहा कि ये L है, ये L है, एंगल 60 है, तो ये कोलैटरल ट्रायंगल जिस इंस्टेंट पे बनेगा, मतलब ये पॉइंट टच करेगा तो इसकी लेंथ L रहेगी, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा BVL। SCB का एक बढ़िया सवाल है, SCB का एक बढ़िया सवाल है। सवाल क्या है कि उन्होंने कहा कि हमने, अभी रुक जाओ, SCB का सवाल लेने से पहले एक सवाल और कर लो। इस पे कंफ्यूजन अगर तुम्हें हो सकता है तो मैं ऐसा एक सवाल करा देता हूं। ये एंगल है 120 डिग्री, ये लेंथ है L और ये लेंथ है L, एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है V0 वेलोसिटी से। ये आपका AOB, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ यूनिफॉर्म। ये पूरा सवाल हो गया,
ये पूरा सवाल हो गया। अब बताओ इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन ए एंड बी। तो देखो बबुआ, ऐसा है कि ए और बी की बात कर रहे हो तो डायरेक्टली ए और बी को मिला दो। अगर 120 डिग्री एंगल है, सिमेट्रिकली आधे पे है, ये एल और एल लेंथ है, तो सीधा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा वाई एक्सिस के लॉन्ग। लेकिन उसकी लेंथ क्या होगी निकालने के लिए थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा। कैसे? देखो, मैं एक ही सेक्शन पे बात करता हूं। अगर टोटल लेंथ है 120 डिग्री तो ये आधा 60 डिग्री होगा और ये लेंथ एल है। इस लेंथ ओए के बीच का जो भी लंबाई है एल ओए, वो एक्स वाई प्लेन में है, लेकिन वेलोसिटी तो एक्स में है। तो हम इस लेंथ के दो कंपोनेंट लेंगे, एक एक्स की तरफ एल एक्स और इधर ये वेलोसिटी वी नॉट। मतलब ये काम का है ही नहीं कितना होगा। इस रॉड का ये लेंथ हो जाएगा, एंगल 60 है, एल साइन 60। एल साइन 60 का मतलब होता है √3l/2। और नीचे भी ऐसा ही वायर है, ये भी हो जाएगा √3l/2। तो अब हो गया तुम्हारा इफेक्टिव लेंथ, ये ए, ये ओ और ये बी। टोटल लेंथ यहां से यहां तक हो जाएगा √3l/2 प्लस √3l/2 √3l। √3l y में और वेलोसिटी x में। इंड्यूस ईएमएफ बेटा यहां पे आ जाएगा आपका v नॉट √3l इंटू बी। दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। यह रहेगा आपका आंसर, b √3l इंटू v नॉट। ये इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आ गई, हो गई, आंसर आ गया, कोई खास बात नहीं। परपेंडिकुलर लेंथ लेना था। क्या लेना था? परपेंडिकुलर। चलो अब देखो एससीबी वाला सवाल करते हैं। चलो देखो, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये वाला, ये वाला, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक स्क्वायर लूप है, साइड लेंथ है उसका एल, ठीक है ना। अब क्या किया कि उसके दोनों कॉर्नर पे पकड़ के v वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेच किया। Then find induced EMF in a loop. Find induced EMF in loop when, बढ़िया सवाल है, एससीबी का सवाल है, when थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। जब ये वाला एंगल है ना वो 60 डिग्री हो गया, उसी इंस्टेंट पे इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू बताओ। तो तुम कह सकते हो कि सर जैसे पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो जब आप इसको ट्रांसलेट कराते तो पूरे लूप में इंड्यूस ईएमएफ 0 होता। तो जब आप वी वेलोसिटी से आगे और पीछे खींचोगे तो भी पूरे लूप में इंड्यूस ईएमएफ 0 ही होना चाहिए ना। पूरे लूप में इंड्यूस ईएमएफ 0 इसलिए नहीं होगा कि मान लो तुम खींचते खींचते जा रहे हो तो एक इंस्टेंट पे ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, वी वेलोसिटी ऐसे स्ट्रेच करके खींच रहे हो ना, तो एरिया तो कम हो रहा है, तो फ्लक्स कम होगा। तो पूरे लूप में इंड्यूस ईएमएफ होगा क्या? आओ दिखाता हूं। आधे सेक्शन की बात करो, इस आधे की बात करो। ये एंगल 60, ये लेंथ और ये लेंथ, तो लेंथ तो वही रहेगा एल। एक बात बताओ, क्या मैं इसको x मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं, अभी आधे ही सेक्शन की बात कर रहा हूं, तो ये लेंथ कितना होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल 60 डिग्री एल, तो ये भी एल होगा, ठीक है सर। अब मैं ये मान सकता हूं कि x और y के बीच में ये इफेक्टिव लेंथ बना एल, और v वेलोसिटी से इधर जा रहा था तो v वेलोसिटी से इधर जा रहा होगा। रॉड की लेंथ y में, वेलोसिटी पीछे v, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा? वेलोसिटी देखो पीछे, रॉड की लेंथ, इसमें कोई मतलब नहीं, वेलोसिटी की तरफ हाथ रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाएंगे, ऊपर की तरफ हायर पोटेंशियल का बीवीएल का एक बैटरी बनेगा। मतलब आप कह सकते हो कि यहां पे ना, यहां से यहां के लिए नेट, यहां से यहां के लिए नेट एक बैटरी बनेगा जिसका ईएमएफ होगा बीवीएल, जिसका ईएमएफ होगा बीवीएल। और जब यहां देखोगे तो इसकी वेलोसिटी आगे, अब चलो यहां देखो, इसकी वेलोसिटी आगे, वेलोसिटी आगे और मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, तो नीचे की तरफ यहां पे बनेगा, यहां पे बनेगा बीवीएल, क्योंकि ये भी तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा होगा। अब तुम ये नहीं कह सकते सर यहां पे बैटरी बनेगा, नहीं, ये तो इफेक्टिव लेंथ हमने लिया है, बैटरी तो असल में इसी वायर में बनेगा, वायर तो यही पे है ना, ये हमने इसका इफेक्टिव लेंथ लेके देखा है कि कितने मैग्नीट्यूड का होगा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो इसको यहाँ पे हटा भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना बेटा, इसको अपन हटा भी दे तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे, वो तो हमने मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक आसान तरीका इफेक्टिव लेंथ मान लेते, इफेक्टिव लेंथ है थोड़ी ना वहां। तो एक बैटरी तरह बना यहाँ और एक बैटरी बना यहाँ। अब इस दोनों बैटरी का मैग्नीट्यूड ध्यान से देखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा तुम्हारा बीवीएल, और इसका ऊपर की तरफ बना था, सॉरी, ऐसा बना था,
और यहां पे नीचे की तरफ बना था। नीचे की तरफ क्यों बना? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो बाहर की तरफ सेम है, ये वेलोसिटी पीछे और ये वेलोसिटी आगे, तो ये बना तेरा BVL और ये बना BVL। तो पूरे लूप में घूम जा, यहां से चल, कोई EMF नहीं, यहाँ पे लो से हाई जाओगे प्लस BVL, BVL, फिर लो से हाई जाओगे प्लस BVL, तो पूरे लूप में इंड्यूस EMF की जो वैल्यू होगी 2BVL होगा। 6th और 5th और 6th नंबर क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव का है ना, ऑब्जेक्टिव से नीचे सब्जेक्टिव वाले प्रॉब्लम देख लो ना, मजेदार है। तो ये सवाल इसलिए कराया क्योंकि बच्चे जनरली इसको जीरो मान लेते हैं, लेकिन जीरो नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट देखो, एन एरोप्लेन, नीट वाले सवाल ऐसे ही होते हैं, नीट वाले सवाल ऐसे ही होते हैं, नीट वाले सवाल। एन एरोप्लेन राइजेस वर्टिकली विथ स्पीड इतना मीटर पर सेकंड, मतलब एरोप्लेन इस वेलोसिटी से आगे चल रहा है, हैज विंग्स स्पैन 10 मीटर, विंग की लेंथ है 10 मीटर और वेलोसिटी है उसकी 100 मीटर पर सेकंड, और मैग्नेटिक फील्ड ये रहा 5 × 10⁻³ देन EMF अक्रॉस द एंड ऑफ अ विंग। जीरो तो नहीं है कहीं, जीरो तो नहीं तो होगा, मतलब जीरो नहीं है तो होगा EMF, वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीनों परपेंडिकुलर होगा। अगर तीनों में से कोई भी दो पैरेलल हो जाता तो कहानी वैसे होती, ऑप्शन में जीरो होता। ऑप्शन में जीरो नहीं तो मैं क्यों उस पे माथा मारूंगा, मैं तो सीधा EMF लिखूंगा, कोई एंगल की बात भी नहीं करी है, सीधा हो जाएगा BVL, तीनों का प्रोडक्ट कर दे आंसर आ जाएगा। तीनों का प्रोडक्ट कर दे आंसर आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है। अच्छा ये सवाल देखो, इफ अ गिवन अरेंजमेंट, तुम्हें नया सवाल नहीं मिलेगा इसकी गारंटी है। MR ऐसे नहीं पढ़ाता है, MR जब पढ़ाता है तो इस गारंटी के साथ पढ़ाता है कि जाके कर ले अब सवाल। अगर नया लैंग्वेज के साथ नया लैंग्वेज का सवाल मिल भी जाएगा तो कंसेप्ट नया नहीं मिलेगा। चल देख इधर, चल देख इधर, क्या है सर ये, देख क्या है ऐसा, ये लूप है, छोटे वाले का रेडियस देखो ये R है और बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस है 2R। ये लूप V वेलोसिटी से, देखिए ये V वेलोसिटी से लूप चल रहा है इधर, पूरे लूप में इंड्यूस EMF क्या होगा? जीरो। पूरे लूप की अगर इंड्यूस EMF की बात की जाएगी, पूरे लूप में इंड्यूस EMF तो जीरो ही होगा, क्यों? फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा ना। वो पॉजिटिव एक्स में खींचा था, ये इधर ही चल रहा, तो यहां से जितने फील्ड लाइंस पास कर रहे होंगे वो कांस्टेंट होगा, तो इंड्यूस EMF की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है सर, इंड्यूस EMF की वैल्यू हो जाएगी जीरो, ये तो ठीक है, इंड्यूस EMF की वैल्यू हो जाएगी जीरो, ये तो ठीक है। पूछा क्या है? इफ अरेंजमेंट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट विथ स्पीड v, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D। अब देखो पूरे लूप की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा कि ये पॉइंट अगर मैं B मान लेता हूं यहां पे और ये पॉइंट D मान लेता हूं तो इसके बीच में इंड्यूस EMF क्या होगा? तो बेटा एक बात करते हैं, B पॉइंट ये D पॉइंट, ये सेमी सर्कल, इसको ऐसे मान लेते हैं हिस्सा, ये रहा आपका B और ये रहा D, इसका इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा देख लो, तो L इफेक्टिव हो जाएगा आपका 4R, तो इंड्यूस EMF हो जाएगा 4BVR, ये इंड्यूस EMF हो जाएगा इस सेमी सर्कुलर वायर में। वेलोसिटी आगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मतलब नीचे हायर टर्मिनल होगा, ये बैटरी बन जाएगा 4BVR। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, तो AB Y में है, वेलोसिटी X में, तो यहां से यहां तक बैटरी बनेगा, इस सेमी सर्कल का इफेक्टिव लेंथ यहां से यहां तक होगा, तो नेट इफेक्टिव लेंथ V और D के बीच देखोगे तो यहां से एक और इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा तुम्हारा 4R, यहां भी एक बैटरी बनेगा। तो कह सकते हो कि B और D दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें दो बैटरी बन रहा है 4BVR, लेकिन आंसर तो 4BVR ही होगा, आंसर तो 4BVR ही होगा, क्योंकि दो बैटरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट EMF उतना ही रह जाता है, करंट थोड़ी ना बे। और क्या पूछा है? करंट इन द लूप। देखो लूप में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि नेट EMF क्लोज लूप में क्या है? जीरो। अब यहां पे भयंकर कंफ्यूज होते हैं बच्चे, भयंकर कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, चल देख बताता हूं। मान ले एक बैटरी है, रेसिस्टेंस है 10 वोल्ट का, 5 ओम का, 10 वोल्ट का, 5 ओम का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस क्लोज लूप में नेट करंट बताओ, जीरो। कैसे? जब तुम यहां से चलोगे जाओगे इधर, कोई भी KVL लेवल नहीं लगाना बे, थोड़ा सा बुद्धि लगा। नेट EMF क्लोज लूप में बता क्या होगा? क्लोज लूप में, क्लोज लूप में तो यहां से चलोगे ना, यहां से चलोगे और आगे जाओगे तो लो से हाई +10, ऐसे 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 यहां से आ गए, यहां आ गए, हाई से लो। लूप में चलना अलग चीज होता है, तो पूरे लूप में एक चक्कर लगाओगे और बैटरी का EMF देखोगे, चल के चलना तो सिखाया था ना, जब लो से हाई जाते तो प्लस करते, हाई से लो आते तो माइनस करते। चल यहां से चल, बोल, बैटरी का EMF देखना है बस, यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप नहीं देखना, सिर्फ बैटरी का सोर्स देखना है, EMF का सोर्स देखना। तो देख, लो से हाई प्लस और इधर आएगा तो हाई से लो माइनस, तो नेट EMF की वैल्यू बता दे पूरे लूप में, जीरो। तो करंट कितना फ्लो करेगा? जीरो, कोई खास बात नहीं।
अब अगर तुमसे ये पूछ दे, यहां पे कोई पॉइंट मान ले, एक्स मान लिया उसने, ये पॉइंट कंसीडर कर रहा है कि एक्स इधर है और वाई इधर है, तब तुम बोलोगे कि इस दो पॉइंट को अगर कंसीडर किया जाए तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होगा है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होगा। इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और पूरे लूप का पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क है। पूरे लूप का मतलब इस पूरे कोई ये पॉइंट नहीं मानना है, पूरे लूप में चल के देखना है, एक लूप है बस। और अगर तुम्हें एक्स और वाई पॉइंट मान लिया, इसका मतलब ये सर्किट का हिस्सा, इधर से कोई तार गया होगा, इधर से कोई तार गया होगा, अब आप इसको लूप नहीं मान सकते, इधर से तार चला गया है। अब नहीं, अब एक्स और वाई के बीच आपको निकालना है, तो नेट ईएमएफ बिटवीन एक्स एंड वाई होगा 5 वोल्ट 10 वोल्ट, निकाल के देख ले। आप लगाएंगे E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2, 10 वोल्ट आएगा आंसर। ये कहानी है बेटा, ये कहानी, तो घबराना नहीं है। यहां पे समझो, अगर तुमसे कह रहा है कि मुझे बी और डी के बीच चाहिए, मतलब बी और डी को एक पॉइंट्स मान लिया, ये पॉइंट्स हमेशा रहेगा, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट अलग, दो पॉइंट हो गए। अब इसमें दोनों बैटरी का ईएमएफ निकालना है, तो बैटरी का ईएमएफ तो बीवीआर आ जाएगा, लेकिन पूरे लूप में अगर करंट की ईएमएफ की वैल्यू पूछेगा तो ये 0 ही आएगा, ये गलत है। और वैसे भी पूरे लूप में इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू बोल 0, करंट इंड्यूस ही नहीं होगा बे, देखना। तो फैराडे चचा के पास चला जा करंट निकालने के लिए, फैराडे बोलेगा कि देखो फ्लक्स कांस्टेंट है तो कोई भी इंड्यूस ईएमएफ इसमें नहीं आएगा, तो फैराडे बता देगा तुम्हें, कोई खास बात नहीं है। चलो, ये AIPMT 2015 में सवाल पूछा था। अब देखने को तो बच्चे इस सवाल को देखते ही छोड़ के आ गए थे, बोले थे सर ने बताया था कि तुम्हारी औकात से बाहर का सवाल हो तो उसको छोड़ देना। हा, तुम्हारी औकात से बाहर का सवाल हो तो छोड़ देना, है ना। तो एग्जाम के बाहर जब तक रहते हो तो तुम्हें लगता है तुम्हारा औकात बहुत बड़ा है, एग्जाम में जाते तुम्हारा औकात छोटा हो जाता है। बे रामलाल, ये एक लाइन का सवाल है, सवाल पर पहले पढ़ स्क्रीन पॉज करके सवाल पर कोशिश करना करने का। अब मैं करता हूं, ध्यान से देख, सुन मेरी बात। ये लूप है, यहां बना लेता हूं, ये करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा जितना भी होगा, और ये लूप बनाया। लूप अगर एक्स एक्सिस में जा रहा तो इस लूप के दो ऐसे सेक्शन होंगे रॉड का जिसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा ही नहीं। इंड्यूस ईएमएफ AB, इंड्यूस ईएमएफ CD बराबर होगा 0। AB और CD में कोई इंड्यूस ईएमएफ होगा ही नहीं, AD और CD में कोई इंड्यूस ईएमएफ होगा ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इंड्यूस ईएमएफ कहाँ आएगा भैया, उसमें जो लेंथ है वो वेलोसिटी के पैरेलल है, तो कहाँ आएगा, नहीं आएगा। AB CD, अब यहां पे इंड्यूस ईएमएफ होगा, तो यहां पे AB एग्जैक्टली वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड में अंदर है, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ जब देखोगे AD में तो होगा B की वैल्यू कितनी होगी यहां पे। तो देखो बेटा, ये लेंथ है वायर से, ये मिड का डिस्टेंस x, हमें यहां का लेंथ चाहिए, तो x में से a/2 घटा दे, तो होगा μ0 I डिवाइडेड बाई 2 पाई नीचे x माइनस a/2, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू VL, ये इंड्यूस ईएमएफ होगा। और इस वायर से यहां पे दूर चले जाओगे, यहां पे, तो यहां पे इंड्यूस ईएमएफ और भी कम होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कम है, और दोनों की बैटरी की पोलैरिटी नीचे ही होगी, तो नेट लूप में देखोगे तो यहां पे माइनस कर लो, है ना। इसको हटा के लूप लिख देता हूं मैं, लूप ले लेता हूं, तो लूप में यहां पे माइनस करोगे, ये होगा तुम्हारा μ0 I डिवाइडेड बाई 2 पाई x प्लस a/2 इंटू VL। अब हमें प्रोपोर्शनल पूछा है, तो बच्चे ना पूरा लिख लेते हैं, फिर मजदूरी करते रहते हैं, फिर मजदूरी करते 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 उनको लास्ट में समझ आता है कि क्या हुआ, लास्ट में उनको समझ आता है कि क्या हुआ, है ना। तो तुम्हें मतलब पूरी मजदूरी करके देखते हैं, लास्ट तक आते हैं, फिर कहते हैं सर ये तो बड़ा ही लेंदी सवाल हो गया। अबे रामलाल है तू, लेंदी वंदी कुछ नहीं है, सवाल पहले पढ़ा ही नहीं तूने। इंड्यूस ईएमएफ लूप में निकालना है तो इंड्यूस ईएमएफ निकालने चल दिया, प्रोपोर्शनल पूछा है, आंसर नहीं चाहिए उसको। प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जो वेरिएबल है उसके टर्म्स में आंसर बताओ। वेरिएबल क्या है इसमें, एक्स वाला टर्म वेरिएबल है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हटाओ, सब हट जाएगा, 2 पाई μ0 I VL सब हट जाएगा। यहां पे एलसीएम लोगे तो ये आएगा 2x माइनस a, प्रोपोर्शनल देखोगे तो नीचे आएगा 2x माइनस a बाई 2, वो भी कांस्टेंट है, माइनस 1/2x प्लस a। जब एलसीएम लोगे तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट आ जाएगा 2a माइनस x, और ये 2x माइनस a, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस a इंटू 2x प्लस a, ये आंसर। a माइनस b इंटू 2x माइनस a इंटू 2x प्लस a, आंसर आ गया। पूछा ही नहीं ज्यादा, वो सॉल्व करने के लिए कहीं नहीं रहा, वो तो प्रोपोर्शनल साइन पूछ रहा था।
वो क्या पूछ रहा था? सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनल साइन पूछ रहा था। हाँ, तो ये अभी तक हमने मोशनल ईएमएफ की बात करी है, ठीक है ना, बहुत सारे सवाल करा दिए। अब है नेक्स्ट तुम्हारा रोटेशनल ईएमएफ। ये तुम्हारा रोटेशनल ईएमएफ, रोटेशनल ईएमएफ क्या होता है देखो, है ना, रोटेशनल ईएमएफ क्या होता है देखो। तो रोटेशनल ईएमएफ में एक लेते हैं अपन रॉड, रोटेशनल ईएमएफ में क्या लेते हैं बेटा अपन? एक रॉड, ये अपन एक लेते हैं रॉड, ये रॉड, ये रॉड, चलो यहां बना लेते हैं, ये रॉड है। रॉड सवाल पढ़ ले, जो सवाल में कह रहा है ना वही कर रहा हूं मैं। रॉड का ये वाला हिस्सा हम कर देते हिंज्ड, और इसको ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमा देते, ये एंड है O और ये एंड है A। बोला कि इस इंड्यूस्ड मतलब इस रॉड जिसका लेंथ है L, उसमें इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू बताओ। अगर वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मान लो क्रॉस अंदर की तरफ है, तो इस पूरे रॉड में इंड्यूस ईएमएफ बताओ। तो इंड्यूस ईएमएफ का जो तू फॉर्मूला जानता है वो जानता है BVL। ओमेगा के टर्म्स में इंड्यूस ईएमएफ हम नहीं जानते, और इस रॉड की हमें एंगुलर स्पीड दिया हुआ है। सबसे पहली बात, रॉड का एंगुलर स्पीड दिया हुआ है और रॉड का वेलोसिटी नहीं पता, और रॉड ट्रांसलेशनल मोशन में नहीं है, रोटेशनल मोशन में। दो समस्या है, रॉड कैसा है, ट्रांसलेशनल रोटेशन है, तो रॉड रोटेशनल मोशन में है, तो हर पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगी। तो हम ओमेगा के टर्म्स में लिखना जानते नहीं है, हम जानते हैं V के टर्म्स में लिखना, लेकिन हर पॉइंट का V डिफरेंट है। हर छोटे छोटे से dx मोटाई, dx मोटाई, dx मोटाई, dx मोटाई अलग अलग जगह पे देखोगे तो हर उतनी dx मोटाई में इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू अलग अलग होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सेम। dx मोटाई लेंथ ले लो छोटा सा, वो भी सेम, लेकिन वेलोसिटी अलग अलग होगी। और वेलोसिटी कहीं भी यहां से x लेंथ में जाके छोटा सा एकदम छोटू सा dx मोटाई का हिस्सा काटोगे तो इसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा x। क्या होगी वेलोसिटी? ओमेगा x। तो इस छोटे से इस विड्थ का, रामलाल समझ, यहां पे इस छोटे से dx विड्थ की वेलोसिटी है ओमेगा x। तो छोटे से dx मोटाई में छोटा सा इंड्यूस ईएमएफ निकाल ले। बोल, मैग्नेटिक फील्ड तो वही B हर जगह है, वेलोसिटी हो जाएगा बेटा ओमेगा x इंटू इसकी मोटाई हो जाएगी dx। ये आंसर आएगा। तो ये आंसर नहीं आएगा, ये असल में इस छोटे से लेंथ में हो गया। जिसका इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरे रॉड में आ जाएगा। इंटीग्रेशन में B ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर रखो तो इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा EMF इज इक्वल टू B ओमेगा बाहर x इंटू dx। इंटीग्रेशन का लिमिट x की वैल्यू 0 से L तक रखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। ये पूरी अखंड मजदूरी, अखंड मजदूरी। सर ऐसे ही तो करते हैं, बाकी आप कैसे सिखा दोगे इसको? MR नाम है मेरा। आगे देखो तो दिखाओ। नहीं दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा तो भी मजदूरी कराऊंगा। कर मजदूरी और सीख मजदूरी क्या होता है। ये मजदूरी है। तुम्हें लगेगा सर ये 2 लाइन में आगे इसको मजदूरी कहते हैं क्या? पूरी दुनिया तो ऐसे ही पढ़ाती है। पूरी दुनिया MR नहीं है, पूरी दुनिया MR नहीं है। अभी मोक्ष दिलाऊंगा तुम्हें, ऐसा मोक्ष एकदम लेट जाएगा, बैठा भी नहीं रहेगा, एकदम लेट जाएगा मोक्ष पाके। देख, और लेट जाए ना तो बता देना सर लेट गया था मैं आज। तो मोक्ष पाके अब बैठने की क्या जरूरत है? तपस्या और संघर्ष जब तक करता है तब तक बैठ के करते हैं ना। मोक्ष पाके तो लेट जा, एकदम विलीन हो जा, इस माया से मुक्त हो जा। तो चल इस माया से मुक्त कराता हूं तुम्हें मैं। हालांकि 2 ही लाइन का कैलकुलेशन है ये, लेकिन इस पे जब सवाल करोगे तो मुश्किल हो जाते हैं। वो मुश्किल सवाल देखिए कैसे कर होते हैं। अ कॉपर रॉड ऑफ लेंथ L रोटेटिंग अबाउट मिड पॉइंट। अब सोचना, अब एंड से रोटेट कराया था, अब बोलेगा कि मिड पॉइंट से कराऊंगा मैं। चल कोई बात नहीं, मिड पॉइंट से रोटेट कराएगा। यहां से लेंथ कितना है? कॉपर रॉड ऑफ लेंथ L इज रोटेटिंग अबाउट मिड पॉइंट। चलो तो आधा लेंथ इधर हो जाएगा L/2 और आधा हो जाएगा L/2। ये हिंज्ड है, ये हो जाएगा मान लो O से मिड पॉइंट को O बोल देता हूं बेटा मैं, तो ये हो जाएगा A। परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड B विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, देन इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन द 2 एंड्स। दोनों एंड के बीच में इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, है ना। तो देखो ये जो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला निकाला आपने रोटेशनल ईएमएफ में, इसमें 1 पॉइंट मस्ट बी फिक्स्ड, मस्ट बी फिक्स्ड। और उसी के अबाउट ये फॉर्मूला लगाते हैं अपन, हाफ B ओमेगा L स्क्वायर, उसी के अबाउट लगता है। तो यहां पे हिंज पॉइंट किनारे में नहीं है, हिंज पॉइंट यहां पे है। तो आप बोलोगे इस हिंज पॉइंट के अबाउट ये रॉड हो गया। इस रॉड का लेंथ L/2 है तो इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा हाफ B ओमेगा L/2 का होल स्क्वायर। मतलब L स्क्वायर बाई 4, 4 दूना 8, मतलब B ओमेगा L स्क्वायर बाई 8। तो यहां पे एक बैटरी बनेगा। किधर 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 किधर? तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है देख लो, अंदर है मान लो, और ऐसे घूम रहा ओमेगा से। तो इधर वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो इधर है टर्मिनल, ये बैटरी बनेगा। B ओमेगा L स्क्वायर बाई 8
ठीक है ना, ये तुम्हारा O हो गया, ये A हो गया। एक बैटरी और बनी, कहां बनी, तो इस वाले सेक्शन में ऐसे घूमेगा ना, तो इसकी वेलोसिटी नीचे है, वेलोसिटी नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो इस तरफ हायर टर्मिनल बनेगा, इस तरफ ऐसे बैटरी बनेगा। इसका भी लेंथ वही है, तो इस O के अबाउट यहां पे B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, B ओमेगा L स्क्वायर भी 8 आएगा। अब इंड्यूस है बिटवीन A एंड B, देखो तो 0 हो जाएगा, दोनों एंड के क्रॉस क्या हो जाएगा 0। अब इतना तो कर ले यार, कैसे आएगा 0 देख, कैसे आएगा 0 देख, A से चल, लो से हाई, जब यहां से चल के जाओगे तो लो से हाई B ओमेगा L स्क्वायर 8 जोड़ोगे, और फिर हाई से लो मतलब B ओमेगा L स्क्वायर घटाओगे, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा 0। ये है अखंड मजदूरी, युगांडा वाली मजदूरी एकदम। खाली जैसी तुम्हारी शकल है ना युगांडा टाइप ना, युगांडा के लोगों का जैसा शकल होता है ना, उस शकल के इंसान हो तुम, अपने एकदम शकल के हिसाब से मजदूरी करते हो, युगांडा वाली मजदूरी। सर ये तो आसान है, आधी जनता जो रामलाल टाइप होती है वो कहती है सर ये तो आसान है, हम तो ऐसे ही करेंगे। ये वही कहानी है कि कुएं के मेढक को समुद्र की गहराई का पता ही नहीं है ना। तो आओ तुम्हें रफ्तार दिखाता हूं, कुर्सी की पेटी बांध लो, है ना, एकदम कुर्सी की पेटी बांध लो, तो आज पता चले कि रफ्तार में जाते जाते तुम्हें लग रहा हो कहाँ आ गया, मैं तो ये हूं, मैं तो यहाँ नहीं आना चाहिए था, देख देख तुम्हें आना चाहिए था, तो गिरेगा नहीं, कुर्सी की पेटी बांध के देख, रफ्तार दिखाता तुम्हें। थोड़ा और इंतजार कराऊं, थोड़ा और चलो, थोड़ा और। कॉपर रॉड AB ऑफ लेंथ L पाइवोटेड, देखो हमारे पास समय है, और मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ कि डायरेक्टली MR स्टार तक नहीं, फिर तुम कहोगे सर वी आर गेटिंग अ प्रॉब्लम, सर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तुम्हें कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है ना क्योंकि तू डायरेक्ट MR स्टार सीखने की कोशिश करता है। मत सीख, पहले संघर्ष कर, कराऊंगा और संघर्ष कराऊंगा। अ कॉपर रॉड AB ऑफ लेंथ L pivoted at one end पे एंड किया, rotated a constant angular velocity omega at the right angle to the uniform magnetic field, the induction B, the EMF developed between the midpoint C to the rod and end B, C and B के बीच में इंड्यूस में पूछा है। ये रहा तेरा C और ये रहा B, दोनों हवा में है, ऐसा भी सवाल पूछ लेते हैं। अब यहां पे B और C के बीच का जो लेंथ है, मिड पॉइंट है, तो ये हो जाएगा L/2, क्योंकि पूरे रॉड की लेंथ है L, देखना AB की लेंथ है L, तो आधा क्या हो जाएगा L/2। तो क्या मैं यहां से इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली लिख सकता हूं CB के बीच में हाफ मैग्नेटिक फील्ड B एंगुलर स्पीड ओमेगा इंटू L/2 का होल स्क्वायर? गलत है, क्योंकि दोनों में से कोई पॉइंट हिंज नहीं है। हाफ B ओमेगा L स्क्वायर हिंज पॉइंट के अबाउट लगता है, किसके अबाउट लगता है, हिंज पॉइंट के अबाउट लगता है, तो ये गलत हो गया फॉर्मूला। तो फिर निकालेंगे कैसे, तो हिंज पॉइंट तो O यहां पे है, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे O और B के बीच में, सॉरी A हिंज पॉइंट ये रहा A हिंज्ड, तो EMF बिटवीन A B, ये पूरे रॉड की बात हो गई, तो ये होगा हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। और इंड्यूस EMF बिटवीन AC निकाल लो सर, इस आधे हिस्से में, हाँ निकाल लो ना, पूरे हिस्से में पता चल जाए तो पहले आधे हिस्से में निकाल लो एक बार, ये निकाल सकते हो, हिंज पॉइंट है ये, तो ये हो जाएगा तुम्हारा हाफ B ओमेगा L/2 का होल स्क्वायर, लेंथ आधा है। देखो ना, ये हिंज पॉइंट से डायरेक्टली हाफ B ओमेगा L स्क्वायर लगा सकते हो, हिंज पॉइंट से डायरेक्टली हाफ B ओमेगा L स्क्वायर लगाओगे तो पूरे रॉड की लेंथ L। वैसे मजदूरी है, समझना है तो समझ, नहीं तो छोड़, और ये हो जाएगा ये। तो बचे हुए आधे में कितना होगा, तो बचे हुए आधे CB में जो होगा पूरे का में से आधा घटा लो, तो हाफ B ओमेगा L स्क्वायर में से घटा लो 1/8 B ओमेगा L स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा आपका 3/8 B ओमेगा L स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। इसको डायरेक्ट कर सकते थे क्या, हाँ, ये आपका MR स्टार। देखो असल में जो कंप्लीट ट्रांसलेशनल मोशन में जब रॉड होता है तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ होता है BBL, हाँ सर बिल्कुल होता है BBL। प्योर रोटेशनल मोशन में होता है तो जिस पॉइंट पे हिंज्ड है उसके अबाउट होता है हाफ B ओमेगा L स्क्वायर V2। दोनों को मार गोली, रोलिंग की बात कर सीधा। प्योर ट्रांसलेशन मतलब समझता है ना, प्योर ट्रांसलेशन का मतलब हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी V, और प्योर रोटेशन का मतलब होता है एक पॉइंट हिंज होगा उसके अबाउट ओमेगा से घूमेगा, एक पॉइंट हिंज होगा उसके अबाउट ओमेगा से घूमेगा, ये होगा प्योर रोटेशन। प्योर ट्रांसलेशन मोशन ये होता है कि पूरे रॉड की वेलोसिटी सेम होती है।
प्योर रोटेशन एक पॉइंट हिंज होता है और सबका एंगुलर स्पीड ओमेगा होता है, ठीक है ना। चलो अब मैं कहता हूं कि रोलिंग मोशन में ना तो कोई पॉइंट हिंज है ना ही दोनों की वेलोसिटी सेम है, ऐसे चल रहा है। देखो अच्छा ये बताओ, तुम मोशन देख के बता। प्योर ट्रांसलेशन एकदम रॉड सीधा का सीधा ऐसे चल रहा है, प्योर ट्रांसलेशन देख, प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन यहां से हिंज करके घुमा दिया, अब रॉड ऐसे चला देख। प्योर रोटेशन भी नहीं, प्योर ट्रांसलेशन भी नहीं है। उस केस में ईएमएफ जो रॉड के दोनों एंड के बीच आएगा ए बी, वो हो जाएगा बी एल, बीबीएल होता है ना, बी एल इंटू दोनों ही एंड के वेलोसिटी का सम बाई 2, इसको कहते हैं हमारे स्टार। बस मोक्ष खत्म, यहीं पे तुम्हें मिलेगा मोक्ष, खत्म कहानी। मुझे प्योर रोटेशन और प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन ये सब अलग करके पढ़ाना नहीं चाहिए था, सीधा यहां से सब कुछ आएगा। चल मैं डिराइव करके बताता हूं। मान ले प्योर ट्रांसलेशन की बात कर रहा है तू, मतलब हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम है तो दोनों एंड की वेलोसिटी v होगी। अब चल दोनों एंड की वेलोसिटी v प्लस v, 2v से 2 कटेगा, v आ जाएगा, इंड्यूस सेम देख BVL। सर ये तो प्योर ट्रांसलेशन वाला इजी था, प्योर रोटेशन करके दिखाओ, प्योर रोटेशन कराए, सारे सवाल करके दिखाऊंगा अभी, प्योर रोटेशन करके दिखाता हूं। देख EMF इज इक्वल टू BV, अब एक ना रुक जा BL। देख प्योर ट्रांसलेशन हो या प्योर रोटेशन हो, मैग्नेटिक फील्ड तो B है, रॉड की लेंथ L है। अब मेरी बात सुन, यहां से A पे मान ले हिंज कर दिया, तो प्योर रोटेशन में A पे हिंज किया तो जहां पे हिंज किया उसकी वेलोसिटी 0, और ओमेगा से घूम रहा है तो दूसरे एंड की वेलोसिटी होगी ओमेगा L। अरे भाई यहां पे हिंज किया तो L लेंथ पे इसकी होगी ओमेगा L, तो रख 0 प्लस ओमेगा L बाई 2, तो ये हो जाएगा तेरा हाफ, देख ले बेटा देख ले, हाफ B L स्क्वायर ओमेगा, हाफ B L स्क्वायर ओमेगा। अरे वो युगंडा देख इधर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, यही तो आंसर आया था, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अब चल पीछे, मोक्ष दिलाता हूं तुम्हें पूरा, चल पीछे चल, स्टार्टिंग से खेलते हैं। चलो ये तो मैंने बता ही दिया, कोई इंडिकेशन करने की जरूरत नहीं थी, दोनों एंड की वेलोसिटी का सम बाई 2। अब ये देख यहां था तो पूरे रॉड में घूम घूम के तुमने इंड्यूस ईएमएफ निकाला था, पूरे रॉड में घूम घूम के तुमने इंड्यूस ईएमएफ निकाला था, ठीक बात है, पूरे रॉड में घूम घूम के तुमने इंड्यूस ईएमएफ निकाला था, है ना, सेंटर से हिंज किया था। ये लिख देता हूं ना, ईएमएफ बिटवीन ए बी क्या हो गया था, देख 0, इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन ए बी क्या हो गया था, 0, ठीक है ना। अब चल बताता हूं तुम्हें, ओ पे हिंज किया है, ए और बी के वेलोसिटी का सम बाई 2, डायरेक्ट लिख, ईएमएफ, मैग्नेटिक फील्ड बोलो बी, रॉड की लेंथ बोलो, ये L/2 से कोई मतलब नहीं, डायरेक्टली यहां से यहां तक बोल L। और जब ये सेंटर से हिंज किया है, जितनी वेलोसिटी VA के ऊपर होगी उतनी वेलोसिटी VB के नीचे होगी, क्योंकि लेंथ सेम है, एंगुलर वेलोसिटी सेम है, मतलब V माइनस V बाई 2, V माइनस V जाएगा 0, मतलब E इंड्यूस ईएमएफ 0। कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, है ही नहीं कोई, ये आंसर। फोटो बनाया, आधे में लिखा, पूरे में लिखा, पता नहीं क्या किया, फिर आंसर लाया, ये आंसर आ गया, मैं तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, ये आंसर आ गया। इसको कहते हैं हमारे स्टार। पहले पूरी मजदूरी करा दी है तुम्हें, अब आगे देखो, इसमें निकालना है ना, इसमें निकालना है ना, मुझे बस इतनी स्पेस चाहिए। आओ ये दिखा दो तुम्हें हमारे स्टार, आंसर चाहिए इंड्यूस ईएमएफ, बी लेंथ L, सॉरी सी और बी के बीच है, जिस 2 पॉइंट के बीच है उसी 2 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तुम्हें किसके बीच चाहिए था, इंड्यूस ईएमएफ चाहिए तुम्हें सीबी के बीच, तो सीबी के बीच इंड्यूस ईएमएफ लिखोगे तो ये होगा हाफ, यार मैं क्या कर रहा हूं, समय थोड़ा ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। हमारा स्टार क्या है, हमारा स्टार क्या है, हाफ नहीं यार, हमारा स्टार ये है BL, जिस 2 सेक्शन के बीच में इंड्यूस ईएमएफ निकालना चाहते हो उसका लेंथ लेंगे, है ना, जिस 2 सेक्शन के बीच में इंड्यूस ईएमएफ निकालना चाहते हो उसका अपन लेंथ लेंगे। तो बोल मैग्नेटिक फील्ड B और लेंथ बोल क्या होगा L/2। क्यों L/2 लेंथ लिख रहा हूं, क्योंकि C और B के बीच की बात मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, मुझे कोई इंटरमीडिएट की बात नहीं करनी, डायरेक्ट लगेगा, जिस 2 बिंदु के बीच निकालना सीधा। चल इसका लेंथ वेलोसिटी बोल क्या हो जाएगा, तो इसका वेलोसिटी लॉजिकली सोचना, लेंथ आधे पे है तो L ओमेगा, सॉरी लेंथ आधे पे तो L/2 ओमेगा, प्लस यहां पे लेंथ है टोटल L सेंटर से तो L ओमेगा,
V1 प्लस V2 बाई 2, आंसर आ गया। देख एलसीएम ले, तो यहाँ पे 2 में एलसीएम लेगा तो ये 2L ओमेगा प्लस L ओमेगा 3L ओमेगा, तो आ जाएगा 3BL स्क्वायर ओमेगा। देख ले ढंग से, 2 दूना 4 और ये 2 एलसीएम नीचे आया तो 8, आंसर आ गया 3/8BL स्क्वायर ओमेगा। ना तो तुम्हें हायर पोटेंशियल लिखना, ना लोअर देखना, ना इधर से जाना ना उधर जाना, कुछ नहीं करना, जिस 2 पॉइंट के बीच चाहिए उस 2 पॉइंट के बीच में डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है ना? तो समझ आया कि नहीं आया बताओ? रट लो ये चीज, रट लो ये चीज। आगे देखो, ये सवाल नीट में एक बार पूछ दिया था, बहुत ही तगड़ा सवाल है। इसमें बोला है कि सिंपल पेंडुलम, रॉड की लेंथ नहीं ली है, सिंपल पेंडुलम विथ बॉब ऑफ मास एम, मतलब इस बॉब का ही मास एम है, रॉड का मास नहीं है, पॉइंट मास है, एल लेंथ की स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, स्विंग अंडर द ग्रेविटी थ्रू एन एंगल 2 थीटा, 2 थीटा के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में घूम रहा है। 2 थीटा के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में घूमने का मतलब ये हुआ कि ये टोटल 2 थीटा है, तो यहां से मीन से ये एंगल हो जाएगा थीटा, ये मास एम, ठीक है ना? ऐसे चल रहा है। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द स्विंग, चलो परपेंडिकुलर स्विंग होना चाहिए बी, तो वैसे बी से मतलब है और कोई खास बात नहीं। देन मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस अक्रॉस द पेंडुलम। अब देखो ये कंडक्टिंग पेंडुलम, लेकिन इसका कुछ मास नहीं है, तो बोला है कि इस पेंडुलम के एंड के क्रॉस, मान लो ये O है और ये A मान लेता हूं, इसके बीच में मैक्सिमम इंड्यूस EMF कितना होगा और कब होगा। मेरी बात सुन, ये रॉड है और रॉड में इंड्यूस EMF मैं तुम्हें बता देता हूं, इसका 2 पेज का कैलकुलेशन है, जाकर सवाल देख लेना, सवाल देख लेना, सॉल्यूशन देख लेना, नेट पे सर्च कर लेना, जहां मन है माथा मार लेना, लेकिन माथा लास्ट में तू टेकेगा एमआर स्टार के पास ही। एमआर स्टार ही तेरा अंतिम सहारा है। सीधा आंसर लिखना सिखाता हूं, सवाल बहुत मुश्किल है, लेकिन तेरे पास है एमआर स्टार, लेकिन तेरे पास है एमआर स्टार। ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होगा बोल? बी मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ एल। अब मेरी बात सुन, मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ तभी होगा जब बी मैक्सिमम हो, तो बी तो मैक्सिमम होगा नहीं तो कांस्टेंट है, लेंथ मैक्सिमम होगा नहीं तो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो, तो वेलोसिटी तो इसकी होगी 0, चाहे किसी भी इंस्टेंट की बात करो। अच्छा कोई बात नहीं, इसकी वेलोसिटी की बात कर लेंगे, इसकी वेलोसिटी कहां पे मैक्सिमम होगी? मीन पोजीशन पे, तो जब ये मीन पोजीशन पे आएगा तभी मैक्सिमम वेलोसिटी बाई 2, ये आएगा तेरा इंड्यूस ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू। बता समझ आया कि नहीं है? तो ये हो गया बी एल। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा? √2g। यहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी निकालेगा तो ये नीचे आया है ना, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी निकालोगे तो जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है उतनी ही गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, उतनी गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना हुआ है? तो mgh। अच्छा, तो ये h के टर्म्स में लिख दिया है, लेकिन h को हमें यूज नहीं करना है। देखो कहीं भी h नहीं है, देखो कहीं भी h नहीं है ना, तो तुम लिखो कोई दिक्कत नहीं, √2gh। देखो जितना हाइट नीचे गिरता है उतनी वेलोसिटी आती है, तो h डिस्प्लेसमेंट नीचे आया तो √2gh होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाई 2। ये तुम्हारा आंसर होगा, bl इंटू √2gh बाई 2। लेकिन ऑप्शन मैच कहीं नहीं कर रहा, इसलिए तो ये मुश्किल सवाल है। अब h की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एक बात बताओ, ये पूरे रॉड की यहां से यहां तक की लेंथ कितनी l, और ये l का ये कंपोनेंट लूंगा तो ये होगा l cos थीटा, बिल्कुल l cos थीटा होगा। ये l है तो इसका कंपोनेंट यहां से यहां तक क्या होगा? l cos थीटा। ये क्या है? l, तो h क्या होगा? l माइनस l cos थीटा। तो यहां पे लिख दो, तो इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा बेटा bl बाई 2 √2g l इंटू 1 माइनस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा को लिख सकता हूं हाफ एंगल फॉर्मूले से 2 sin थीटा बाई 2, 2 sin थीटा बाई 2 है ना, 2 sin थीटा बाई 2। तो जैसे इसको लिखूंगा 2 sin थीटा बाई 2, तो 2 2 4 √4 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा तेरा bl और 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना, sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस cos थीटा होता है, 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये देख तेरा ये याद रखना पड़ेगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 तो 2 2 4, 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ bl, बचेगा सिर्फ bl। और 1 माइनस cos थीटा को लिखा 2 कट गया, sin स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट के बाहर आएगा तो sin थीटा बाई 2 बचेगा, रूट अंदर बचेगा तेरा सिर्फ gl और बाहर आ जाएगा sin थीटा बाई 2। तो ये ऑप्शन देख ले कहां मैच कर रहा है, bl रूट gl sin थीटा बाई 2, bl रूट gl। तो देख रूट gl, ये तो गलत हो गया, स्क्वायर गलत हो गया, तो bl 2 नहीं आएगा, ये आंसर आ गया। bl रूट gl sin थीटा बाई 2, bl रूट gl sin थीटा बाई 2, bl रूट gl sin थीटा बाई 2। चलिए देख, ईएमएफ बिटवीन ए बी। अरे तो सवाल कर लिया अपन ने, ये सवाल कर लिया अपन ने, इसको चेंज कर देते अपन।
सवाल कर लिया। कितने लोगों को लग रहा है कि सवाल हो चुका है? सवाल देख ले क्या है। एक रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर ले लेता हूं, इसको ओ से हिंज किया, रॉड की लेंथ देख क्या दी है L, और ये दिया L/2, तो बोला है AB के बीच में इंड्यूस में बताओ। किसके बीच इंड्यूस में बताओ? AB के बीच में। तो ये तो निकाला था 3/8 B ओमेगा L²/2। दो तरीके से बताएंगे, पूरे मजदूरी करके दिखाया था, MSR भी लगा था। अब मैं एक काम करता हूं, देख इसको कर देता हूं 2L, अब आएगा मजा। इसको कर देता हूं 2L, टोटल रॉड की लेंथ है 2L, और L/2 पे यहां पे हिंज करा है, मतलब L/2 पे ये पॉइंट है ये। अब इंड्यूस में बता क्या होगा बेटा? कुछ नहीं करना बे रामलाल, कुछ नहीं करना, सीधा देख आंसर देख। मैग्नेटिक फील्ड B, और जिस दो पॉइंट के बीच में निकालना है उसका लेंथ क्या हो जाएगा? तो उसका लेंथ हो जाएगा, देख अच्छे से देख, 2L में से L/2 घटा तो 3/2L आ जाएगा। 2L में से L/2 घटाएगा तो 3L/2 आ जाएगा बे। 2 में से आधा घटा तो 1.5 बचेगा, 3/2L होगा, ये लेंथ हो गया। इनटू इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो L/2 ओमेगा प्लस, देखो ऐसे घूमेगा तो इसकी वेलोसिटी ऊपर, इसकी वेलोसिटी ऊपर, इसकी वेलोसिटी 2L, हिंज से रेडियस होगा 2L, तो 2L ओमेगा बाई 2 आंसर। थोड़ा सा यहां पे एलसीएम ले ले, 4 यहां पे देख, 2 एलसीएम लेगा तो 2 दूना 4, 4 1 5, 5 3 15, तो यह आ जाएगा 15 B ओमेगा L² बाई 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 आंसर। निकाल ले एक बार, कैलकुलेशन चेक कर ले, हो सकता है मैं जल्दी जल्दी में गलत कर दिया हो, लेकिन यही है रफ्तार भी थे हमारे स्टार, इसी को कहते हैं रफ्तार। अब चलो आप भी देखो, टू आइडेंटिकल रॉड, टू आइडेंटिकल रॉड ऑफ लेंथ L, ऑफ लेंथ 2L ले लेता हूं, टू आइडेंटिकल रॉड ऑफ लेंथ 2L है ना, 2L लेंथ है, उनको सेंटर से हिंज कर दिया, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा L, ये लेंथ कितना हो जाएगा L, और ये पूरा सिस्टम क्रॉस बना के ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमा दिया। क्रॉस बना के हमने क्या किया? ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमा दिया। तो बताइए इंड्यूस EMF क्या हो जाएगा? किसके बीच? इस वायर में क्या होगा? ये देखो ना, ऐसे मान लो कि आइडेंटिकल वायर्स मान लो, ये L लेंथ का, ये L लेंथ का, ये L लेंथ का, ये L लेंथ का, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा तेरा अंदर की तरफ, और ऐसे घूम रहा है, तो वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इस तरफ हायर टर्मिनल बनेगा, मतलब ये O है, इधर बनेगा B ओमेगा L²/2 की एक बैटरी, ये पॉइंट A हो गया। अब देखो इधर वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो इस तरफ एक और इस वायर में बैटरी बनेगा, उसका पोटेंशियल होगा B ओमेगा L²/2, ये पॉइंट हो जाएगा B। यहां भी एक बैटरी बनेगा, इसका भी हायर टर्मिनल सेंटर की तरफ ही होगा, ये पॉइंट है C, ये भी होगा B ओमेगा L²/2। क्यों? तो देखो जब ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर एंगुलर स्पीड ओमेगा होगा, तो इस इंस्टेंट पे नीचे चल रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो इधर हायर टर्मिनल, यहां पे ऐसे जा रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो इधर हायर टर्मिनल, मतलब ये भी एक वायर यहां बनेगा, ये होगा तुम्हारा D, B ओमेगा L²/2। तुम ऐसा नहीं कह सकते हो कि A B C D ऑल आर एट इक्वल पोटेंशियल, A B C and D all are at same potential. A B C D all are at same potential. A B C D all are at same potential. सारे ही सेम पोटेंशियल पे, A B B B C B और D B सारे सेम पोटेंशियल पे। तो अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं D और B के बीच डिफरेंस बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस EMF बिटवीन BD 0, EMF बिटवीन CA CD 0, EMF बिटवीन CA 0, EMF बिटवीन AB 0। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम B से O पे चल के आओगे तो लो से हाई, फिर हाई से लो, फिर यहां से A से चल के जाओगे D पे तो लो से हाई, फिर हाई से लो। तो इंड्यूस EMF किसी भी दो पॉइंट के बीच में, क्योंकि तुमने बोला ना ऑल आर एट इक्वल पोटेंशियल, तो इंड्यूस EMF क्या हो जाएगा? 0 होगा। हाँ, अगर तुम बोलो O और A के बीच तो ये बनेगा, O और B के बीच ये बनेगा, O और C के बीच ये बनेगा, O और D के बीच एक बैटरी बनेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान सवाल है, बस ऐसे ही करके दिखाया। असल में मुझे ये सवाल सॉल्व करना है। अ कॉपर डिस्क ऑफ रेडियस 2.1 मीटर इज रोटेटेड अबाउट द सेंटर। अब रॉड से डिस्क पे आ गया ये, तो अब हमें क्या करना है मैं तुम्हें बताता हूं। रॉड से डिस्क पे आ गया ना, घबराना नहीं है, तुम बस मुझे इतना बता दो कि एक रॉड ये है, ठीक है। अब मैंने इसको सेंटर से हिंज किया हुआ है, दूसरा रॉड और बना लेता हूं, आइडेंटिकल रॉड, दो रॉड बना लिए। अब बोलो कि क्या ये सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे? एक बैटरी यहां 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 बनेगा, है ना। चलो एक रॉड ये भी बना लिया, कोई बात। एक रॉड ये भी बना लिया, कोई बात नहीं। एक रॉड ये भी बना लिया, कोई बात नहीं। एक रॉड ये भी बना लिया, ऐसे नहीं। एक रॉड ये भी बना लिया, कोई बात नहीं। एक रॉड ये भी बना लिया, एक रॉड ये भी बना लिया। बहुत सारे रॉड बना भी लूं तो क्या फर्क पड़ेगा?
अब जब तुम इसको एंगुलर स्पीड ओमेगा से ओ के अबाउट घुमाओगे तो मान लो ये पॉइंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो सब में तो एक ही बैटरी बनेगा ना, ऐसे सब में तो एक ही बैटरी ऐसे ऐसे बनेगा। अब सारे को एक तार से मान लो तुम जोड़ देते हो और बोलते हो कि सबको मैंने तार से जोड़ दिया, अब बताओ ओ और ए के बीच सारा पोटेंशियल सेम हो गया, ये सारा पोटेंशियल सेम हो गया, सबको एक तार से जोड़ दिया। वैसे भी सबके बीच में एक एक बैटरी बना था, तो तुम 1000 बैटरी लगा लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा 0 और ए के बीच में। तो ये भी ईएमएफ बी ओमेगा, रेडियस अगर आर मान लो, आर बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 की कितनी बैटरी बनेगी? हजारों बैटरी बनेगी। अगर तुम ऐसे ही रॉड, एक अनंत इनफाइनाइट रॉड लगा लो, क्या लगा लो? इनफाइनाइट रॉड लगा लो, ऐसे ऐसे और रॉड लगाओ और रॉड लगाओ, तो इनफाइनाइट रॉड लगाते लगाते ये क्या बन जाएगा? एक इंस्टेंट पे ये बन जाएगा बेटा डिस्क। क्या बन जाएगा? बोलो क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा तेरा डिस्क। देख ये बन जाएगा डिस्क। अब इस डिस्क में आइडेंटिफाई करो, तो ये पॉइंट है वो, एक रॉड ये था, इसका ये बैटरी बना था, एक रॉड ये था, यहां पे बैटरी बना था, एक रॉड ये था, यहां पे बैटरी बना था, एक रॉड ये था, यहां पे बैटरी बना था, ओ और ए के बीच, ओ और ए के बीच, सॉरी ओ जो भी मानोगे तो सारे पॉइंट सेम हो गए। तो इनफाइनाइट बैटरी को अगर तुम पैरेलल में लगा भी दोगे तो 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 10,000 बार लगा दिया तो नेट पोटेंशियल तो 5 वोल्ट ही होगा। तो इसमें डिस्क में भी सेंटर और सरकमफ्रेंस, सेंटर टू सरकमफ्रेंस के बीच में इंड्यूस ईएमएफ होगा हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। है तो वही हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, रॉड जैसा ही है, लेकिन ये तो फील करना पड़ेगा ना रॉड जैसा क्यों। बी ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू रख दो, यहां से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बी ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू रख दो, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए तो यहां तक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में है ना हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंड्यूस ईएमएफ शुरू करेंगे ना, 2-3 पेज रह गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंड्यूस ईएमएफ से शुरू करेंगे। पहले मैं आपको इंड्यूस ईएमएफ का जल्दी में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग एसी जनरेटर के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग डीसी मोटर के बारे में बात करेंगे, है ना, फिर हम लोग इंडक्टर के बारे में बात करेंगे। तो देखो पहले के तुम सेक्शन में जैसे हमने स्टार्टिंग किया था 11 से 12th के भी सेक्शन में हमने देखा तो लेक्चर्स 2-2 घंटे 2.25 घंटे के थे। मान लो मैं पहले लेक्चर देता 1.25 घंटे के और अभी देता 2.5 घंटे के, तो अभी तुम्हें पढ़ना भी है और रिवीजन भी करना है तो स्ट्रेस ज्यादा होगा। और पहले भी एक लेक्चर में अगर 2.5 घंटे का दे दिया तो पहले तो सिर्फ पढ़ना था। जिन बच्चों ने सिर्फ पहले पढ़ के निकाल लिया, अगर अब लेक्चर का ड्यूरेशन में थोड़ा कम रख दूं तो उनको तो दुगना फायदा होगा। पहले कम करके अभी बढ़ाता तो लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ गया तो समय ज्यादा लगेगा और रिवीजन भी करना है तो पागल ही हो जाता तू। समझ मेरी बात। पहले मैंने क्या किया, ड्यूरेशन ज्यादा रखा क्योंकि सबसे पहले तो पढ़ना था, बस रिवीजन तो करना नहीं था। अब ड्यूरेशन कम कर दिया तो अब पढ़ना भी और रिवीजन भी करने, तो पढ़ने के लिए समय कम मिलेगा तो देखो कम ड्यूरेशन रखा है। ये होती है प्लानिंग। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब थोड़े से ड्यूरेशन अपन कम रखेंगे, है ना, सवाल उतने ही कराएंगे, पढ़ाएंगे उतने ही, अगर जरूरत पड़ेगी तो 1-2 लेक्चर अपन ज्यादा ले लेंगे। ठीक है ना, तो धन्यवाद, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।